एंड वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। ढेर सारा स्वागत है आप सब लोगों का इस गवर्नमेंट बजट के वन शॉट वीडियो के अंदर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। आपकी एग्जाम में आने वाला तो इंपॉर्टेंट हो गया ना बे। तो भैया इस चैप्टर में जरा समझेंगे कि सरकार कैसे पैसा बनाती है और किस जगहों पर खर्चा करती है, सबके बारे में समझेंगे और तुम्हें बहुत अच्छे से मैं इस चैप्टर का एक अच्छा ओवरव्यू दूंगा। अब गवर्नमेंट बजट पढ़ने से पहले ये समझो कि बजट एक्चुअली में होता क्या है। तो भैया तुम्हारे हो रही थी सानी सर की शादी, पीपड़ी पूरी बंद हो गई मेरी, क्योंकि 25 लाख रुपए का बजट था। ये कैसे निकला? बेटा बजट जो होता है एक अंदाजा होता है फ्यूचर के स्पेंडिंग्स के ऊपर, कि आप कितना खर्चा करोगे तो एक बजट बना के चलते हो। शादी हो, बर्थडे हो, या फिर घर का कोई बजट हो, कुछ भी हो, ट्रैवलिंग ही क्यों ना कर रहे हो, सब बजट बनता है एडवांस में। तो हमने घर में सब लोग बैठे थे, पापा मम्मी सब लोग, हिसाब किताब चल रहा था कि भाई डेकोरेशन वाला 12 लाख ले लेगा, ढोल वाले 2 लाख ले लेंगे, घोड़ी वाला 15,000 ले लेगा, जो है लोग बाराती आएंगे उनके खाने पीने का 8 लाख का खर्चा रहेगा। भाई जूता चुराई भी तो होगी, उस रस्म का भी एकदम पूरा प्रॉपर बंदोबस्त है। 1 लाख रुपए उसके बचा रखे हैं। शेरवानी बेटे की, ना पापा ने बोला बेटे की शेरवानी 85,000 रुपीज की, और मैंने पीछे से बोल दिया था पापा वो जो है सुहानी के लिए वो आईफोन है। मतलब गिफ्ट भी है बेटा, गिफ्ट भी देने पड़ते हैं, शादी में बहुत खर्चा होता है, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी में तो टाइम है ना। तो ऐसा हमने एक अंदाजा लगाया, टोटल अमाउंट आया 25 लाख रुपए। लेकिन रियल लाइफ में खर्चे कुछ और ही हो गए, क्योंकि ये तो अंदाजा था ना। अब क्या हुआ, डेकोरेशन में फूल कम लगा रहे, तो मेरे पापा ने बोला कि काम करो 14 लाख रुपए लग गए, ज्यादा फूल बढ़वा दिए। अब क्या हुआ, बारातियों का तो अलग ही हिसाब किताब था, 2 लाख रुपए तो इनको ढोल नगाड़ों वाला को दे दिए। मेरे दोस्त था एक, तो ये बेस्ट फ्रेंड कहलाने के लायक नहीं है, मेरी जेब से निकाल के, मेरी नजर उतार के उड़ा रहे हैं। मैंने बोला लक्ष्मी की इज्जत क्या करो बे, ये मेरी जेब से निकाल के उड़ा रहे भाई साहब। तो 2 लाख का बजट 3 लाख का हो गया, 3 लाख का हो गया भाई साहब। उसके बाद 15,000 रुपए की जब मैं घोड़ी बुक करने गया, तो मेरे को बोलता है भैया 15,000 में घोड़ी चाहिए कि गधा, क्योंकि गधा ही आता है इसमें, तो 50,000 रुपए है तभी आप घोड़ी पे बैठ सकते हो। मैंने बोला भैया ये कौन सा हिसाब किताब है? बोला यार गधे पे तो जाएंगे नहीं, इज्जत का सवाल है, एक काम करो भाई साहब 50,000 रुपए ले लो यार, चलो पर घोड़ी बुक करो। जैसे ही वो बात हुई, कुछ बिन बुलाए बाराती आ गए, बिन बुलाए बाराती ने भी इसमें शामिल कर लिया 3 इडियट्स वाला काम। और दूसरा, तुम लोगों को भी तो बुलाया था, तुम लोग कम हो गए जनसंख्या में, तो तुम लोग भी आए। ये बजट बढ़कर भाई साहब हो गया 10 लाख, है ना। अब जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 1 लाख रुपए जूता चुराई की रस्म में हो जाएगा, भाई साहब 2 साले तो थे ही थे ये दोनों, और उसके साथ साथ सालियां भी आ गई हैं, तो 1 लाख का बजट अब हो गया है 2 लाख का। तो इधर भाई रेट बढ़ गए। अब शेरवानी खरीदने गया, तो मैंने बोला भैया एक अच्छी सी शेरवानी दिखा दो 85,000 तक की। तो उसने क्या किया, दुकानदारों की ट्रिक होती है, नीचे रखा हुआ सामान आपको दिखाएंगे, लो भाई साहब 85,000 की आपकी शेरवानी। मैंने बोला ये क्या है, ये तो नॉर्मल सी है, ये तो कुर्ता पजामा टाइप लग रहा है। 80 भैया कैसी बात कर रहे हो यार, 85,000 में तो यही आता ना। कौन जमाने थे जब 85,000 की शेरवानी आया करती थी, आप बोलो तो। मैंने बोला यार कि कुछ मनीष मल्होत्रा टाइप दिखाओ, तो बोलता है मनीष मल्होत्रा चाहिए, मनीष मल्होत्रा चाहिए, पर थोड़ी रेंज ऊपर होगी, अब आप देख लो। अब आदमी का ना ईगो हिट हो जाता है, क्या बोला, क्या बोला बे, अपर रेंज तू बोला। अब ये ना पूरी स्क्रिप्ट होती है, एक पूरी सीलिंग में ना छेद होगा, ऊपर से छोटू एक काम कर बेटा, फर्स्ट कॉपी मनीष मल्होत्रा तो फेंकना जरा। वो ऊपर से छोटू जो असाइनमेंट समझ चुका है, वहां से एक बेस्ट माल निकालेगा और बोलेगा 10,000 का सामान मेरे को 1.5 लाख में चिपकाएगा। और मैं बोलूंगा हाँ हाँ अच्छा लग रहा है। पहला गंदा सामान दिखाता है, फिर अच्छा वाला दिखाता है, और फिर रेट ज्यादा लगाता है। तो मेरा ये 85,000 की जगह 1.5 लाख का शेरवानी आया भाई साहब, उसने मेरे को चेप दिया, बेवकूफ बना दिया। फिर बीवी ने बोला, होने वाली बीवी ने बोला कि मेरी एक छोटी बहन है, उसका भी ना बर्थडे आ रहा है, तो एक आईफोन उसको भी मिल जाता तो है। अबे शादी मेरी तेरे से हो रही है, तेरी छोटी बहन से थोड़ी हो रही है। लेकिन बीवी ने बोला करने का मतलब करने का, तो आईफोन 2 आ रहे हैं भाई साहब, अब 2 लाख रुपए। अब आप हिसाब लगाओगे तो एक्चुअल बजट की जगह जो मतलब जो रियल बजट है, जो रियल आपके खर्चे हो रहे हैं, वो बहुत अलग हो गए बजट से। 2 3 कितना हो गया भाई साहब, 7 लाख, सॉरी 5 लाख, 5 और 14 19 लाख, 19 और 10 29, और ये कितना हो गया बेटा 33 लाख। तो टोटल आपका आया 33 लाख। ये 33 लाख आपके एक्चुअल खर्चे हुए, और आपका बजट क्या था 25 लाख का। तो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ना बेटा, इससे ही हम बजट कहते हैं। बजट यानी कि एक अंदाजा कि कितना पैसा आपके पास आएगा और कितना आप खर्चा कर दोगे एक समय के अंदर। इसी से आप समझो गवर्नमेंट बजट को। ये बजट एक लाल डब्बे में प्रेजेंट होता है, और अब तुम्हें डेफिनेशन पढ़ने में बहुत आसानी हो गई होगी। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जो क्या बताता है, एक अंदाजा बताता है, एक एस्टिमेट्स बताता है, अंदाजा बताता है कि सरकार के क्या
इनकम होगी, गवर्नमेंट्स रिसीट, और सरकार के क्या खर्चे होंगे ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, कि एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार कितना इनकम कमाएगी और कितना खर्चा करेगी, उसका एक अंदाजा, इसे हम एक बजट कहते हैं सरकार का। ठीक है, अब इसके कुछ कोर फीचर हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बजट ना बेटा क्या होता है, हर एक मिनिस्ट्री को एक कॉलम भेजा जाता है, एक टेबल भेजा जाता है, खाली टेबल, है ना। हर एक मिनिस्ट्री अपने अंदाजे के अनुसार क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं और क्या उनका पिछले साल खर्चा हुआ था, उस अंदाजे से वो कितना पैसा कमाएंगे और कितना खर्चा करेंगे आने वाले साल में, उसका एक अंदाजा लिखते हैं। जब सारी मिनिस्ट्री ऐसा अपना अंदाजा लिख देती है, वो डेटा जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको चेक करती है और एक 10 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट बनाती है जिसको अपन बजट कहते हैं। पर ये बजट प्रेजेंट करने से पहले होता क्या है, एक हमारे पास हलवा सेरेमनी होती है। क्या होती है बेटा, हलवा सेरेमनी। हमारे इंडियन ट्रेडिशंस ये कहते हैं कि किसी भी नई चीज की शुरुआत हम कुछ मीठे से करते हैं। तो पार्लियामेंट का नॉर्थ ब्लॉक है जहां पर ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस है, और उस ऑफिस के अंदर ही एक हलवा सेरेमनी होती है जहां पे जितने भी लोग जिन्होंने बजट बनाने में मदद करी है वो सब हलवा खाते हैं, मुंह मीठा करते हैं, क्योंकि नई चीज की शुरुआत है, एक बजट बनता है। और जैसे ही सेरेमनी होती है, किसी भी इंसान को बाहर निकलना अलाउड नहीं उस ऑफिस से जब तक बजट प्रेजेंट ना हो जाए। फिर वहां से फाइनेंस मिनिस्टर कहां जाती है बेटा, पार्लियामेंट में जाती है 1 फरवरी को जाती है 11 बजे लोकसभा में एक स्पीच देती है और बजट को प्रेजेंट करती है। जैसे ये स्पीच देती हैं तो एक कॉपी राज्यसभा के पास भी पहुंचती है, दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के। जब ये दोनों हाउसेस में कॉपी और लोकसभा की स्पीच हो जाती है, मतलब पार्लियामेंट में बजट की स्पीच खत्म हो जाती है, सब लोग वेरीफाई करते हैं, और कोई अगर चेंजेस, अब आपको लग रहा होगा सर कि 1 अप्रैल से इसका इफेक्ट आता है, तो आप 1 फरवरी को क्यों इसको प्रेजेंट करते हो, 2 महीना एडवांस में क्यों? इसका रीजन ये होता है बेटा कि अगर मान लो पार्लियामेंट में ने बोला कि कोई चेंजेस की जरूरत है, तो इस 2 महीने में वो चेंजेस करके आप उसका इंपैक्ट 1 अप्रैल से ला सकते हो। ठीक है बेटा, समझ आया। ऑल्सो ये बजट एक बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या बताता है, ये बजट ये बताता है, ये रिवील करता है कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है और उन्होंने आने वाले जो खर्चे हैं वो कैसे करने वाले हैं, उनका इंटेंशन क्या है। कि सरकार बोल रही है मैं एनर्जी कंजर्वेशन में बहुत खर्चा करने वाले हैं, तो बजट में उसका एक क्लॉज दिख जाएगा आपको, समझ आया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि सरकार कैसा डेवलपमेंट करना चाहती है और देश के बारे में कैसे खर्चे और कैसे पैसे कमाने वाली है, उसका आपको एक अंदाजा मिल जाता है, एक ब्लूप्रिंट टाइप मिल जाता है, अंदाजा, है ना। तो ये होता है हमारा बजट। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, अब समझते हैं बजट का उद्देश्य क्या है। बजट किसी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। जैसे मैंने बजट बनाया था अपनी शादी के लिए, वैसे ही सरकार भी बजट बनाती है किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। वो क्या है उनको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि सरकार पैसा भी कमाना चाहती है और जनता की सेवा भी करना चाहती है, दोनों एक साथ। वो कैसे होगा, देखो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन अकॉर्डेंस टू इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल पब्लिक वेलफेयर, इनका ये एक उद्देश्य है। अब ये 2 तरह से कर सकते हैं इसको, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे कि बेटा मदिरा का सेवन करना या टबैको प्रोडक्ट्स का सेवन करना, अल्कोहल हो या सिगरेट हो या टबैको प्रोडक्ट्स हो, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हेल्थ के लिए स्पेशली। अब सरकार क्या करती है, इसमें बहुत सारे टैक्स लगा देती है। अब ये प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, कोई भी इंसान इसको खरीदेगा तो टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा, सरकार के पास। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया। दूसरी चीज, कोई प्रोडक्ट आपने ऐसी महंगी कर दी जो कि आपके हेल्थ के लिए खराब है, तो आप महंगे प्रोडक्ट्स को जनरली कम खरीदेंगे, आपका वेलफेयर भी होगा। और दूसरी तरीके से वेलफेयर क्या होता है, जैसे कि खादी। खादी हमारा इंडिया का एक टेक्सटाइल है जो कि बहुत ही अच्छा कपड़ा है, और आपने देखा होगा पापा लोगों को और नेताओं को काफी ज्यादा पहनते हुए, उनको पसंद भी बहुत होता है। तो सरकार क्या करती है, इनको सब्सिडाइज्ड रेट पर सेल करती है, जिससे कि हर एक व्यक्ति अपने तन पर एक अच्छा कपड़ा पहनकर घूम सके। दूसरी चीज, कई बार जाने अनजाने में हम लोग को सरकार इतनी सारी फैसिलिटीज दे देती है जिनको हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते। जैसे कि आपके घर में अगर पानी आता है तो वाटर सप्लाई सरकार देती है, आप फ्रीडम के साथ बिना आपको परेशान करे अगर आप शहर में घूम पा रहे हो, देश में घूम पा रहे हो, तो वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से है। कानून व्यवस्था आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए आप फ्रीली घूम पा रहे हो, आपको कोई छेड़ नहीं रहा है, आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा आसानी से, है ना। और अगर करेगा तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी। दूसरी चीज, अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो डिफेंस के लिए भी सरकार आपको प्रोटेक्ट करती है, मतलब आपको सपोर्ट करती है। ये सब चीजें जाने अनजाने में सरकार हमें प्रोवाइड करती है, और ये सब चीजों के लिए भी बजट इंपॉर्टेंट होता है। इन सबको पैसा दिया जाता है ये सारी एक्टिविटीज कंक्लूड करने के लिए। ठीक है बेटा,
समझ आया? तो ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स कहलाता है। 2 पॉइंट्स क्या है? टैक्स कंसेशन यानी कि छूट दे देना और डायरेक्टली गुड्स ही बनाकर दे देना, ये 2 चीजें होती हैं। अब मैं एक जरा चीज बताता हूं, पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। प्राइवेट गुड यानी कि ये फोन, मान लीजिए ये मेरा फोन है भाई साहब, ये मेरा फोन है, अगर मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं तो कोई और इसको इस्तेमाल कर नहीं सकता, और वैसे भी मेरा सामान है, कोई और क्यों इस्तेमाल करेगा भाई, सही बात है ना। पब्लिक गुड ऐसा नहीं होता, पब्लिक गुड सरकार की तरफ से हमें मिलते हैं जिसको जनरल पब्लिक इस्तेमाल कर सकती है। अब इसमें 2 वर्ड्स याद रखिएगा, नॉन रेवेलरिस और नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है आप सरकार के पब्लिक गुड्स को बिना इस्तेमाल करे जीवन व्यतीत ही नहीं कर सकते अपना, मतलब आप अपना जीवन चला ही नहीं सकते। इमेजिन आप घर के बाहर निकल रहे हो, रोड पर नहीं चल रहे हो, रोड तो पब्लिक गुड है ना, एक पब्लिक गुड है, फ्लाईओवर नहीं ले रहे हो, मेट्रो नहीं ले रहे हो, कैसे एक्सक्लूड करोगे? आपको ये इंक्लूड करना ही पड़ता है, आप करोगे ही करोगे, आप इसको एक्सक्लूड करके जी सकते ही नहीं हो। दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल। दूसरा होता है नॉन रेवेलरिस। नॉन रेवेलरिस का मतलब होता है कि मैं अगर उसको इस्तेमाल कर रहा हूं तो किसी और के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम नहीं हो जाती, कि अगर मैं रोड पर चल रहा हूं तो किसी और के लिए जगह नहीं रहेगी, कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी एक के इंसान के यूज करने की वजह से दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी कम नहीं होती, उसे हम नॉन रेवेलरिस कहते हैं। तो क्या है, देखो नॉन रेवेलरिस और नॉन एक्सक्लूडेबल, ये 2 वर्ड्स आप समझ आएंगे। पब्लिक गुड यानी कि सरकार की तरफ से मिलता है, प्राइवेट गुड जैसे कि एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, पब्लिक पार्क्स होते हैं, रोड्स होती हैं, पब्लिक गुड है, और उसके साथ साथ प्राइवेट गुड्स आपको पता ही है, आपके फोन, पेन वगैरह, शर्ट, कपड़े वगैरह सब आपके प्राइवेट होते हैं। ठीक है बेटा, चलो जी आगे कुछ और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अब आपको ये चीज पता है, हमारे देश में अमीर आदमी अमीर होता जाता है और गरीब आदमी गरीब होता जाता है। सरकार के लिए भी प्रॉब्लम है, इसको मैनेज करना प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। तो सरकार क्या करती है, जो ज्यादा कमा रहे हैं इनसे बहुत सारा पैसा लेती है, यानी कि टैक्सेस के फॉर्म में अलग अलग चीजों में टैक्सेस लगाएंगे, रोड टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, फलाना ढिमका, सब कुछ लगाया जाता है। बहुत सारा पैसा आता है सरकार के पास और वो इन गरीब लोगों का वेलफेयर करते हैं उस पैसे से। कैसे? जैसे कि एलपीजी कनेक्शंस फ्री में दे देना, फ्री में एलपीजी कनेक्शंस मिल जाते हैं। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं, उनको राशन कार्ड की फैसिलिटी के थ्रू जो हम 45-50 रुपए किलो का चावल लेके आते हैं, वही चीज उन्हें 2-3 रुपए किलो में मिल जाती है। तो आप समझ पा रहे हो कैसे अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि जो गैप है इसको कम किया जा सके। ठीक है बेटा, और हर एक इंसान थोड़े अच्छा जीवन अपना निकाल सके, ये एक बेसिक फंक्शन होता है। क्लियर? तीसरी बात आती है बेटा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी बजट बहुत जरूरी है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती रहती है जिसमें हमारे देश में महंगाई या डिफ्लेशन ऐसी कंडीशंस आती रहती है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। बजट का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया, सरकार के खर्चे और सरकार की इनकम। अब जब सरकार खर्चा करती है तो मनी सप्लाई बढ़ता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है, लोग खर्चा ज्यादा करते हैं। अब मैं ऐसे कंडीशन में बोलूं कि इकोनॉमी में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या करेंगे, सरकार अपने खर्चों को कम कर देगी। क्या करेगी? कंट्रोल कर देगी। सरकार अपने खर्चों को कम कर देगी, कटिंग गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। व्हाई? बिकॉज जब सरकार खर्चा कम करेगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगा इकोनॉमी में, हर आदमी के पास पैसा कम आएगा हाथ में, और अगर हाथ में पैसा कम है तो महंगाई के जमाने पे आप कोई प्रोडक्ट खरीदोगे नहीं, डिमांड होगी नहीं, महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो बजट जो है वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसी कंडीशंस को भी ठीक करता है। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए भी जरूरी है। नाउ फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बेटा रेलवेज जो है वो गवर्नमेंट का है, पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है कई सारे गवर्नमेंट के हैं। बेटा इनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों को और इन एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए, ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा लगता है, और वो कहां से आएगा? वो बजट से इनके लिए आएगा। जैसे रेलवे बजट 2017 से पहले अलग बनता था, रेलवे का पूरा अपना एक बजट होता था अलग, कि हम कितना खर्चा करेंगे, कितना पैसा कमा कर देंगे। अब वो इंडियन यूनियन बजट में ही इंक्लूड होकर आता है 2017 के बाद से। तो यानी कि रेलवे का भी अपना खुद का एक बजट होता है और उसको मैनेज करने के लिए कुछ हिसाब किताब लगाया जाता है। तो वो सब चीजों के लिए भी बजट बनाया जाता है बेटा। ठीक है, फिर आता है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बेटा बजट जो है वो एक तरीके से ना आपको ये बता देता है एडवांस में कि सरकार क्या प्लानिंग्स कर रही है आने वाले साल के लिए। तो सरकार का अगर उद्देश्य है कि हमारे देश में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बने तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो बजट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि अपकमिंग ईयर में हमारा
एम्बिशन क्या होने वाला है, हमारा एम क्या होने वाला है, और उस हिसाब से वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, फिर आता है एक और बहुत प्यारा पॉइंट, दैट इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। यानी कि हमारे देश में हर एक व्यक्ति, या तुमसे ही सवाल पूछूं मैं, स्कूल को छोड़ने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद अगर तुम्हें जॉब करने का मौका मिले, या मैं तुम्हें बोलूं कि चलो कॉलेज ही जाना है, तो कॉलेज कौन सा जाना पसंद करोगे? सब लोग बड़े बड़े शहर के नाम लोगे, मेजॉरिटी लोग तो यही करने वाले हैं कि सर मुझे मुंबई की कॉलेज में जाना है, सर मुझे दिल्ली के कॉलेज में जाना है, सर मुझे पुणे, बैंगलोर या फलाना ढिमका, ऐसे बड़े बड़े आप शहरों के नाम लोगे। वाई नॉट दहेज, वाई नॉट दरभंगा, वाई नॉट किसी छोटे से, मतलब कोई ऐसा क्या बोलते हैं, बिलासपुर, ऐसी किसी जगह पर जाकर क्यों नहीं पढ़ना चाहते? सर वो मतलब क्या बोलते हैं वो मतलब क्या है ना कि कॉलेज अच्छा होगा तो एक बार को चले जाएंगे, लेकिन फिर बिलासपुर में मिलेगा ही क्या, है ना? नो ऑफेंस टू बिलासपुर पीपल, बट द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हर एक इंसान को मेट्रोपॉलिटन सिटीज या बड़े शहरों में जाकर रहना है, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, वहां पे लोग ज्यादा है, वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है। सरकार को इस चीज से प्रॉब्लम है कि हमें देश के कुछ शहर डेवलप नहीं करने, हमें देश को डेवलप करना है। तो सरकार क्या करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है, यानी कि ऐसे पिछड़े इलाके जहां पे खाली जमीन पड़ी है। सरकार बोलती है कंपनीज को, सुनो, अगर आप अपना प्लांट या अपनी कंपनी ऐसे दूर दराज के किसी बंजर इलाके में, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर बनाते हो, तो मैं आपको टैक्स में छूट दूंगा, मैं आपको पानी का सप्लाई फ्री में दे दूंगा, मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में काफी सस्ता कर दूंगा, सब्सिडीज दे दूंगा। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स देते हैं वो, जिससे कि पैसा बचाने के चक्कर में कंपनीज ऐसे दूर दराज के इलाके में आ जाती हैं, अपना पूरा सेटअप बना लेते हैं। देखो ऐसा अडानी पोर्ट जो है वो कहां पे है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। अडानी इतने पैसे वाले बने हैं, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में उनका पूरा काम चलता है। तो इसी प्रकार क्या करते हैं, ऐसे खाली बंजर इलाकों में लोग अपनी जाके फैक्ट्री बनाते हैं, फैक्ट्री बन गई तो लोग काम करने आएंगे, आसपास रहने लगेंगे, दुकान खुलेगी, स्कूल खुलेगा, फलाना डिमका, ऐसे बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी, एंड अ बंजर प्लेस विल बी अ सिविलाइज्ड एरिया। एक बंजर इलाका अब सिविलाइज्ड हो जाएगा, वहां पे लोग रहने लग जाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आपका देश ऐसे ग्रो करता है, और सरकार इसके लिए भी अलग अलग बजट निकालती रहती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब सरकार बेटा बजट में ये बताती क्यों खर्चे क्या करने वाली है। तो कैसा टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर आप करोगे, कैसा टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्लान कर रहे हो, विल ऑल्सो गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि आपने मनरेगा पढ़ा होगा, मनरेगा के अंदर क्या था बेटा, 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, कि 100 दिन तक जो रूरल एरिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, उनको 100 दिन की दिहाड़ी मिल जाएगी, उनको 100 दिन का काम मिल जाएगा। तो ये मनरेगा की स्कीम थी। इसके अंदर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको काम मिल रहा है, कैसे, जैसे रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। अगर आप बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाओगे, आपके बजट में अगर ऐसा प्लान है, प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऐसे लोगों की जरूरत होगी जिनको पास काम नहीं है, उनको काम मिलेगा, और डेवलपमेंट भी होगा देश का। दोनों चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो गया, ऐसी कई सारी स्कीम होती हैं जो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती हैं। तो ये कुछ इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा। आई होप कि तुम्हें समझ आएंगे। फटाक से एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, बजट का तो उद्देश्य आपने समझ लिया। अब समझो कि बजट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ बजट होते हैं बेटा दो प्रकार के, एक होता है रेवेन्यू बजट, दूसरा होता है कैपिटल बजट। इस लेक्चर में मैं आपको ये टर्मिनोलॉजीज इतनी सरल भाषा में समझाऊंगा ना कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, बस इस लेक्चर को एंड तक देखे रहना। देखो, रेवेन्यू बजट यानी कि रोजमर्रा के सरकार की आने वाली इनकम और रोजमर्रा के होने वाले सरकार के खर्चे, उसको बताता है रेवेन्यू बजट, यानी कि रोजमर्रा के खर्चे और रोजमर्रा की इनकम सरकार की। कैपिटल बजट ऑन द अदर हैंड बताता है जो रोजमर्रा की आपकी इनकम नहीं होती, कभी कभार होती है, और जो कभी कभार होने वाले खर्चे, यानी कि जैसे मेट्रो बना दिया, ये मेट्रो आप रोज नहीं बनाओगे, कभी कभार बनाओगे, ऐसे खर्चे और ऐसी इनकम जो कि रेकरिंग ना हो, मतलब लगातार नहीं होती, कभी कभार होती है, उसे हम कैपिटल बजट कहते हैं। अब बेटा मैं जो अगली स्लाइड आपको दिखाऊंगा ना, वहां पर ये आपको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिखेगा, और वो एक इकलौती स्लाइड वो इतनी मेहनत से मैंने बनाई है कि आपका मान लीजिए पूरा 80% चैप्टर ही उसी स्लाइड में बसा हुआ है। अगर आपने वो समझ लिया तो आपको मान लीजिए पूरा चैप्टर ही समझ आ गया। देखिए अगली स्लाइड में ये रहा बजट। बजट हमारे पास दो चीजें बताता है, सरकार की इनकम और सरकार के खर्चे। तो देखो क्या लिखा है, बजट रिसीट, यानी कि सरकार के वो इनकम और सरकार के वो खर्चे, बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा। अब एक कॉमन चीज देखो, ये रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है। रिसीट यानी कि इनकम है, रेवेन्यू नेचर की चीज हो गई। यहां पर दो खर्चे लिखे हुए हैं, ये कैपिटल खर्चे, ये रेवेन्यू खर्चे। अब मेरी बात को जरा समझना, जहां पर भी रेवेन्यू लिखा है, यानी कि ये और यानी कि
ये दोनों जो रेवेन्यू नेचर की चीजें हैं ये रेकरिंग है। मैंने अभी बोला जैसे कि रोजमर्रा होने वाले आपकी इनकम ये होती हैं और रोजमर्रा होने वाले खर्चे आपके ये होते हैं सरकार के। ठीक है बेटा, उसी के साथ जो नॉन रेकरिंग आपकी इनकम है जो बार बार नहीं होती है वो कैपिटल रिसीट्स यहां लिखी गई हैं। जो रोज आपके खर्चे नहीं हो रहे हैं सरकार के वो यहां लिखे गए हैं, नॉन रिकरिंग चीजें ये होती हैं। अब एक और चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी बेटा। जो रोजमर्रा की इनकम होती है ना, रेवेन्यू नेचर की जो भी चीजें होती हैं, ना ही इसमें कोई एसेट बढ़ता या कम होता है, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ती है या कम होती है, लेकिन कैपिटल नेचर की चीजों में ये जरूर होता है। देखो क्या लिखा है मैंने, रेवेन्यू रिसीट में नाइदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट, ना ही इसकी एसेट कम हो रहा है ना ही इसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। इसके अंदर लिखा होगा क्या बेटा, ना ही आपका एसेट बनता है ना ही आपकी लाइबिलिटी कम होती है। तो रेवेन्यू नेचर की चीज में कभी भी एसेट बढ़ रहा है कम नहीं हो रहा है, ना ही कभी लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है। लेकिन कैपिटल रिसीट या कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें जरूर होता है। देखो कैपिटल रिसीट्स में पैसा आता है, तो पैसा आता है तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ सकती है और एसेट कम हो सकता है। ठीक है, और खर्चे में क्या होता है, खर्चे में या तो आपका एसेट बढ़ जाएगा या लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो आप अगर इस चीज को नोटिस करो ना बेटा, तो ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। ये सारी की सारी चीजें 80% चीजें आपके सामने लिखी गई हैं। अब मैं एक एक करके डिस्क्राइब भी करूंगा सारे पॉइंट्स को, लेकिन एक ओवरव्यू यहां पर दे देता हूं। देखो रेवेन्यू रिसीट्स दो प्रकार के हैं, एक टैक्स से आने वाला रेवेन्यू जैसे कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि ये सारे पॉइंट्स प्रॉफिट डिविडेंड्स फलाना ढिमका, ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैं डिस्क्राइब करूंगा तुम्हें। कैपिटल रिसीट से आने के उधार मांग लिया, लोन की रिकवरी कर लिया और कोई से आपने अपनी जगह से कोई पैसा ले लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रोज वाले खर्चे, रोज वाले खर्चे यानी कि पेंशन आपको रोज देनी पड़ेगी, हर महीना देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है बच्चे, ग्रांट्स और सब्सिडीज देनी पड़ती है, सैलरीज बांटनी पड़ती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ये रोज के खर्चे होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि मेट्रो बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, एक बार बनाओगे ना, बार बार तो बनाओगे नहीं, तो ये रोजमर्रा के खर्चे नहीं है, कभी कभार के खर्चे। अब इसको तुम आराम से डिटेल फॉर्म में जरा पढ़ो। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं आपके रेवेन्यू रिसीट के बारे में। तो देखो रेवेन्यू रिसीट क्या है, रेवेन्यू रिसीट यानी कि रेकरिंग इनकम। रेकरिंग इनकम है, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ाती है ना ही कोई एसेट कम होता है। ध्यान से देखो, रेवेन्यू रिसीट्स रेफर टू दोज रिसीट्स नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट, ना ही एसेट कम हो रहा है ना ही लाइबिलिटी बढ़ रही है। दे आर रेगुलर रेकरिंग इन नेचर, गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। कि गवर्नमेंट जो है ना ऐसी नॉर्मली इसको पैसे को कमाती रहती है, नॉर्मली इनका पैसा आता रहता है, रोजमर्रा के काम में इनको पैसा मिलता रहता है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, क्या लिखा है, नाइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट। अब ये कौन से होते हैं बेटा, ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है टैक्स रेवेन्यू, यानी कि टैक्स, कोई भी टैक्स हो, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो या कोई आपके चार्जेस ही क्यों ना हो, अगर टैक्स से पैसा आ रहा है तो इसे हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू अ सम टोटल ऑफ रिसीट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार को ड्यूटीज लगाए या आपसे टैक्सेस ले, उसे हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं बेटा। ये कंपलसरी पेमेंट होता है, हर इंसान को करना होता है, आप इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ना आप इसको पे करने से मना कर सकते हो वरना जेल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, टैक्स रिसीट्स आर स्पेंट बाय गवर्नमेंट फॉर कॉमन बेनिफिट्स ऑफ द पीपल इन द कंट्री। कि टैक्स का जो पैसा है वो आम जनता के सबके भले के लिए करा जाता है, जैसे रोड बना देना, फ्लाईओवर बना देना, वो सब लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आए कि आप लगान की तरह देते हो सरकार को, जैसे टैक्स देते हो। अभी दो प्रकार के जैसे बेटा टैक्स रेवेन्यू में आपने देखा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपको पहले भी पता है लेकिन मैं फिर समझा देता हूं। डायरेक्ट टैक्स यानी कि एक इंडिविजुअल पे या किसी एक चीज पर डायरेक्टली लगता है। जैसे मैं पैसा कमाता हूं तो मुझे डायरेक्टली मेरे को पैसा पे करना पड़ेगा टैक्स, जितना मैं कमाऊंगा उतना मुझे ही पे करना है। ये इसका बर्डन जो है मैं किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता। लाइक कि मैंने पैसा कमाया लेकिन तुम टैक्स भरो, ऐसा नहीं होगा। मैंने पैसा कमाया तो टैक्स भी मैं ही भरूंगा। इसे कहते हैं बेटा डायरेक्ट टैक्स। Direct tax refers to taxes that are imposed on property or income of an individual and companies. Their burden cannot be shifted to other person or entity. किसी और पर इसका भार आप नहीं डाल सकते, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इंटरेस्ट टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, डेथ ड्यूटी हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसी कई सारी चीजें बेटा ये टैक्स रेवेन्यू यानी कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। उसके बाद
एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका भार आप किसी और पर शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मैं गया और मेरे छोटे भाई बहन मेरे साथ गए, अब उनके लिए शॉपिंग करी, तो टैक्स किसने पे किया? मैंने पे किया। सामान किसने दिलाया? मैंने दिलाया। तो सब अगर सामान मैं दिला रहा हूं तो उसका टैक्स भी मैं ही पे कर रहा हूं। तो बेटा उनका टैक्स था जो मैंने पे कर दिया। जैसे कि पापा क्या करते हैं, सबको खाने खिलाने ले जाते हैं रेस्टोरेंट में, और जब आप जाते हो तो सबके हिस्से में कुछ ना कुछ जीएसटी आता होगा, लेकिन पे कौन करता है? पापा ही करते हैं। तो सबका बर्डन किस पर शिफ्ट हो गया? पापा पे। अब ये जानने के बाद पापा के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। चलो जी, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जिसका बर्डन आप किसी और पर शिफ्ट कर सकते हो। ये देखो क्या कह रहा है ताई, 18% जीएसटी वाले आइटम कितने का है जी? कितने का है? अब वो वहां से बोल रही है 18% तो 18 का ही होगा ना। ये देखो पार्टी चल रही है, चकना सस्ता हो गया है, सिगरेट महंगी हो गई। सिगरेट क्यों महंगी हो गई? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था वो एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, तो सरकार पैसा बढ़ा देती है, टैक्स लगा देती है उस पर, है ना। कोल्ड ड्रिंक महंगी हो गई, शक्कर भी इंजूरियस है हेल्थ के लिए, तो वो भी महंगा हो जाता है। आपने देखा होगा ना, कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न जो 18 रुपए टैक्स दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें शक्कर है, शक्कर सेहत के लिए खराब है, तो सरकार ज्यादा पैसा मांगती है। दूसरी चीज, डेली आइटम सस्ते हो गए, तो पार्टी हो रही, जो चीज महंगी हो रही है उसमें सर पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? तो टैक्स क्या है बेटा? दो प्रकार के, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जितना आप कंज्यूम करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस व्हिच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन और एंटिटी, देयर मॉनेटरी बर्डन अल्टीमेटली borne by the final user of the goods and service rather than the person who the tax is levied. They are imposed on goods and service. कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये जनरली कौन पे करता है? जो इसको कंज्यूम करता है वही पे करता है। ठीक है, दे आर इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विस, फॉर एग्जांपल जीएसटी हो गया, बेसिक कस्टम ड्यूटीज हो गए, सेंट्रल एक्साइज वैट हो गया, पेट्रोल पंप प्रोडक्ट्स पे होता है ये। ठीक है, एक्साइज ऑन लिकर होता है, लिकर का एक अलग टैक्स होता है, जीएसटी नहीं लगता उस पे। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये कई तरह के टैक्स होते हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं। इसको कोई और भी पे कर सकता है। क्या ये बात क्लियर है बेटा? चलो अब आगे देखो, अब आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस। इनको समझते चलना, कई बार ये पूछे जाते हैं, नहीं भी होगा तो टॉपिक की क्लैरिटी मिलती है डिफरेंस से। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? एक इंडिविजुअल और कंपनी पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये गुड्स और सर्विस पे लगता है। ठीक है, बर्डन इसका डायरेक्टली किसके ऊपर होता है? शिफ्ट नहीं हो सकता, जो जिसने कमाया उसी को पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स किसी पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, जो इस्तेमाल कर रहा है और जो पे कर रहा है, दोनों अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, जितना कमाओगे उतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये जनरल प्रोपोर्शन का होता है, कितना भी कमा लो पे तो सभी को करना है। गरीब आदमी भी जीएसटी भरता है और अमीर आदमी भी जीएसटी भरता है। दे हैव लिमिटेड रीच, ये लिमिटेड रीच है, हर आदमी इतना नहीं कमाता जितना कि उससे टैक्स लिया जा सके, लेकिन नॉर्मल सामान तो हर व्यक्ति खरीदता है, तो इसकी वाइडर रीच होती है। हर इंसान जीएसटी पे करता है, लेकिन हर इंसान इनकम टैक्स पे नहीं करता। तो इसमें मेजर डिफरेंसेस को आपको याद होने चाहिए। ठीक है बेटा, अब आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट का दूसरा पार्ट। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे आइटम्स देखने को मिलेंगे। कुछ चीजें मैं ऐसी समझाऊंगा जिनके नाम के मीनिंग आपको तुरंत याद नहीं होते, लेकिन इस बार हो जाएंगे क्योंकि मैं समझाऊंगा ही आपको। वैसे ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? सरकार बेटा बहुत सारे लोन्स देती है। कैसे लोन देती है? जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया, आम जनता को लोन दे दिया, ऐसे कई प्रकार के लोगों को लोन दे देती है सरकार। सरकार लोन देती है तो बदले में उनसे ब्याज भी लेती है, और वो ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट, उनकी रोज की इनकम होती है। बेटा ब्याज आपको हर महीने मिलेगा, हर बार मिलेगा, तो इसे हम रेकरिंग इनकम मानते हैं कि हर महीने जनता या बैंक या कोई दूसरी स्टेट गवर्नमेंट हमें ब्याज पे करेगी जो पैसा हमने उनको उधार पे दिया है। तो गवर्नमेंट रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, प्राइवेट एंटरप्राइजेस और जनरल पब्लिक। ये इनका क्या होता है बेटा? एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कि टैक्स के अलावा जो भी सरकार पैसा कमा रही है, रेकरिंग यानी कि रोजमर्रा का, उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। इंटरेस्ट टैक्स नहीं होता, इसलिए नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। दूसरी चीज प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। बेटा मुझे एक बात बताओ, सरकार भी की तो अपनी कंपनियां चलाती है ना, इंडियन ऑयल हो गया, बीएचईएल हो गया, एलआईसी हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, कितनी सारी तरह की कंपनीज है सरकार की, रेलवेज हो गया, ये सब से पैसा कमाती है सरकार। तो ये प्रॉफिट्स और डिविडेंड जो सरकार को मिलते हैं वो भी उनकी रोज की इनकम है, क्योंकि रोज खर्चा हो रहा है, रोज लोग पेट्रोल डलाते हैं, रोज पैसा सरकार के पास जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिकरिंग इनकम। ये भी आप समझ गए बहुत आसानी से। फिर होता है कुछ फीस। अब क्या हुआ बेटा? और थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा, देख रहे हो ये लोग क्या किया, इनकी तुमने वीडियो देखी होगी, ये कहीं बाहर ना लड़ लिए स्ट्रीट फाइट में, पुलिस आई गाड़ी में बिठा के ले गई। अब इनके लॉयर के लिए
कोर्ट में फीस लगानी है, कोर्ट में केस लड़ना तो कोर्ट में फीस लगती है, कोर्ट को फीस देनी पड़ेगी, है ना, कोर्ट को फीस दी जाती है बेटा। आप कोई कंपनी अगर चालू करते हो तो आप फीस भरते हो, तो ये फीस पे किसको करी जाती है? ये फीस पे करी जाती है सरकार को। जो भी फीस आप पे करते हो, जैसे कि कोर्ट की फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, इंपोर्ट कर रहे हो कोई आप चीज तो इंपोर्ट्स की फीस लगती है, ये सब आपको परमिट्स लेने पड़ते हैं, इसकी भी आपको फीस लगती है। तो ये फीस क्या होता है बेटा? एक सरकार को एक पेमेंट होती है कि सरकार हमें थोड़ी सी कुछ फैसिलिटीज दे रही है, ठीक है। Fees refers to charges imposed by the government to cover the cost of recurring services provided by such services, generally in public interest, and fees is paid by those who receive such services। कि जो सरकार सर्विस देती है उसके बदले में आपसे फीस चार्ज करती है, ठीक है बेटा। ये फीस भी उनका एक रिकरिंग इनकम माना जाता है। क्लियर कि इनके ऊपर कोर्ट केस हुआ तो कोर्ट की फीस भी तो लगेगी ना, वो ये पे करेंगे, वो सरकार की इनकम है। अब आता है चौथा पॉइंट, नहीं चौथा ना, 1 2 3 4, हाँ 4। देखो लाइसेंस फीस। अब बेटा जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो ये बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मतलब इधर तो ऊपर नीचे कुछ भी नाम लिख दिया भाई, क्या है मैंने देखा ही नहीं था, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस तो बनाओगे। नीचे देखो बेटा, नीचे नीचे देखना है ना, ये है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि आप बहुत सारे लाइसेंस बनाते हैं, आप वोटर आईडी बनवाएंगे, आप पासपोर्ट बनवाएंगे, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे, आप आधार कार्ड बनवाएंगे, अगर बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनवाएंगे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ऐसे बहुत सारे लाइसेंस आपको लेने पड़ते हैं। कोई दुकान खोलनी है, कोई आपको काम करना है, अपना कोई बिजनेस चालू करना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे लाइसेंस लगते हैं। वो लाइसेंस के ऊपर जो आप फीस देते हो ना, जैसे आपको अपना पैन कार्ड बनाना है तो आपको 500 रुपए लगते हैं पैन कार्ड बनवाने के लिए, वो 500 रुपए किसके पास जाते हैं? वो जाते हैं सरकार के पास। तो वो क्या हुआ बेटा? लाइसेंस फीस हो गई, आपने लाइसेंस लिया, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 500 1000 रुपए लगते हैं, 750 कुछ रुपए लगते हैं। तो ऐसा पैसा किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है। आप सोचो, हर दिन लाइसेंस बनता है, हर दिन कोई ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है, हर दिन कोई ना कोई पैन कार्ड के लिए अप्लाई करता है, हर दिन कोई ना कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है। तो आप समझ पा रहे हो, ये कुछ ऐसे लाइसेंस और ऐसी फीस है जो कि रेगुलरली आती रहती है सरकार के पास, ठीक है बेटा, समझ आया। आप एक बार पे करते हो, लेकिन आप जनता जो है वो तो रोज अप्लाई करती है ना लाइसेंस के लिए, तो दीज आर नोन एज लाइसेंस फीस, ठीक है बेटा। जैसे कि अगर आपने गन रखी हुई है, अगर आपने कोई गन रखी है तो उसका भी आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। कमर्शियल व्हीकल चला रहे हो तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। फिर आता है आपके पास फाइन्स एंड ड्यूटी। अब हेलमेट नहीं लगाओगे भैया तो ऑब्वियस सी बात है ना, चालान तो देना पड़ेगा ना। तो भैया हेलमेट, अब एक दिन क्या हुआ, हेलमेट बिना पहने मेरा एक दोस्त चला गया और उसने क्या किया, उसे पकड़ लिया गया। अब मेरे को बता रहा है भाई सानिध्य सर, मतलब उसने तो मेरे को सानिध्य बोलता है ना, तो सानिध्य भाई तेरे को पता है मैं ना उसके पास खड़ा हुआ था, पुलिस वाले के पास, और मैं पजामे में था, मैं तो पता नहीं कहीं जा रहा था मम्मी का काम करने, सुबह सुबह की बात है, उन्होंने पकड़ लिया बिना हेलमेट के लिए। तेरे को तो पता है मेरे पास पैसे रहते ही नहीं है। आज उसका 28 लाख रुपए का पैकेज है, लेकिन वो इतना चिंदी था ना कॉलेज के टाइम पे, बोलता तेरे को तो पता है अपने पास पैसे रहते ही नहीं है। मैंने तो भैया, उसने बोला कि पैसे दो, 500 रुपए लगेंगे। मैंने बोला एक काम करो, गाड़ी जब्त कर लो, मैं भी यहीं बैठा हूं, गाड़ी भी इधर ही बैठी है, ले जाओ, ट्रक बुलवा लो, ले जाओ। वो बोल रहे 500 रुपए दिए नहीं। हम और आप लोग क्या, अरे सर 500 बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्टूडेंट हैं, ये हैं वो हैं, 200 रुपए में छोड़ दो, 300 रुपए में छोड़ दो, ऐसे करके बोलते ना। वो है ही नहीं, है ही नहीं, ले जाओ आप तो, गाड़ी बुलवा लो, ट्रक बुलवा लो। वो बैठा हुआ बेशर्मों की तरह, बोलते 2 घंटे बैठा रहा मैं वहां पे, और मैंने लाइसेंस बुक पढ़ी, मतलब उसका जो होता है ना पेनल्टी वाली जो बुक होती है, ये फाइन्स एंड पेनल्टी की, इसको बुक को पढ़ा, और उसमें बोला कि हेलमेट ना पहनने पर आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लॉज है जो पता ही नहीं है भाई, उस दिन पता चले। जैसे कि अगर तुमने चप्पल में बाइक चलाई तो तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी, तुम्हारे इंडिकेटर काम नहीं कर रहे तो तुमने पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे उसने चीजें बताई भाई साहब कि मतलब क्या ही बताऊं। ईयरफोन्स लगा के चला रहे तो पेनल्टी देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। बोलते इतने सारे नियम कानून है, कितने सारे पेनल्टीज होती हैं, कितने सारे फाइन्स होते हैं कि आदमी को अगर पकड़ लिया ना तो एक तो नुकसान हो ही जाएगा आपका। इससे क्या कहते हैं बेटा, फाइन्स एंड पेनल्टी। एट दी एंड वो 40 रुपए में छूट गया। मैंने बोला 40 रुपए में कौन छोड़ता है यार, वो तो मेरे को छोड़ दिया था। मैंने बोला तेरे का तो भाई हिसाब ही अलग है। तो फाइन्स एंड पेनल्टीज क्या होता है बेटा, जब आप कोई कानून ब्रेक करते हो तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दी जाती है और बदले में आपसे कुछ फाइन लिया जाता है, पेनल्टीज ली जाती है। ये सिर्फ आपको ट्रैफिक पुलिस करते वाले नहीं दिखेंगे, अगर कोर्ट ने भी आदेश दिया है तो कोर्ट का भी आदेश आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने कोई जुर्माना भरना पड़ा, किसी को आपने अगर तमाचा मार दिया तो तमाचा मारने में 25,000 रुपए का फाइन और उसके साथ साथ 3 महीने की जेल होती है। तो 25,000 रुपए भी तो देने पड़ा तो सरकार की इनकम होगी ना, तो चाटा मत मारना बेटा किसी को, ठीक है, समझ आया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टीट्स। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। ये नाम ऐसा है कि सुना सुना लगता नहीं है, या किसी ने सुना होगा तो याद नहीं रहता, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो एस्टीट्स क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो ये घर है, ये घर है दुग्गल साहब का,
और दुग्गल साहब के कोई वारिस है ही नहीं, इनके घर में कोई नहीं, इनकी बीवी बेचारी शांत हो गई, मतलब भगवान को प्यारी हो गई, बच्चे इनके हुए नहीं कभी, इनके कोई जानने पहचानने वाला कोई व्यक्ति है नहीं, ना कोई रिश्तेदार है, ये अकेले हैं इस दुनिया में, लोनली है एकदम, बड़ा सैड, फीलिंग सैड फॉर दुग्गल साहब। एक दिन दुग्गल साहब की भी उम्र ज्यादा थी, एक दिन क्या हुआ, ये सुबह सुबह उठे और उसके बाद देखा तो ये गिर गए और पता चला दुग्गल साहब इज नो मोर। चैट में RIP दुग्गल साहब लिख सकते हो आप, ठीक है, फीलिंग सैड फॉर दुग्गल साहब। तो दुग्गल साहब का ना कोई वारिस, ना कोई उनका रिलेटिव कि जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सके। तो बेसिकली जिस ऐसे व्यक्ति जिसका कोई वारिस नहीं, कोई लीगल आयर नहीं है कि किसी को हम उसकी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका कोई नहीं है, उसका कौन है, भारत सरकार है। ये प्रॉपर्टी भारत सरकार की हो जाती है, इसे हम एस्टेट्स कहते हैं। सर ये रेगुलर होता है बेटा, देश में इतने लोग हैं जिनके कोई लीगल आयर नहीं, कोई उनकी संतान या आगे कोई लोग नहीं है जिनको हम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सके, तो सरकार ऐसी प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में ले लेती है कि भैया हर कोई लड़ने लग जाएगा तो कोई नहीं लड़ेगा, भाई साहब ये हमारी प्रॉपर्टी है। अगर कोई वारिस होता तो उसको ट्रांसफर मिल जाता, वरना ये सरकार की हो जाती है। इसे कहते हैं हम एस्टेट्स, ठीक है बेटा। देखो लाइन भी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। It refers to claim of government on the property of a person who dies without leaving behind any legal heir or will। ना उसने वसीयत में बोला था कि इस प्रॉपर्टी को डोनेट कर दो, ना उसने वसीयत में किसी बोला था कि मेरे दूर के भांजे को दे देना या कुछ कर देना, ऐसा अगर नहीं दिया है कहीं ने तो भैया ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, सरकार की हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आया। अब आता है दूसरी चीज, मोदी जी से मिलने वाले तो बहुत लोग आते रहते हैं, गिफ्ट भी लाते हैं, तो ऐसे ना सरकार को बेटा बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, सरकार को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं बाहर के देशों से, बड़े बड़े बैंक से बहुत सारा पैसा भी आता रहता है। तो ये गिफ्ट्स वगैरह क्या होता है, ये भी एक रेगुलर टाइप की इनकम होती है। तो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, बहुत सारे दूसरे देश भी ग्रांट्स देते हैं। गवर्नमेंट रिसीव्स गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम्स इंडिविजुअल कंपनीज ऑल्सो वॉलंटियरली गिफ्ट मनी टू द गवर्नमेंट। अपनी श्रद्धा से भी सरकार को कंपनीज कुछ कुछ पैसा दे देती हैं, कई बार देती है गिफ्ट के फॉर्म में समाज सेवा करने के लिए, तो ऐसा भी होता है, वो भी सरकार की एक रेगुलर इनकम मानी जाती है। ठीक है बेटा। फोर फीचर क्या होता है, सरकार ने कोई आदेश दिया, कोई ऑर्डर दिया और या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो अगर आपने पूरा नहीं किया तो उसके लिए आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है। तो देखो, फॉर्म्स ऑफ पेनल्टी विच आर इम्पोज्ड बाय द कोर्ट्स फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर और एनी कॉन्ट्रैक्ट का अनफुलफिलमेंट, यानी कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया या आपने कोई चीज को फॉलो नहीं किया, मतलब कोर्ट के किसी आदेश को आपने अगर फॉलो नहीं किया तो उसमें पेनल्टी देनी पड़ती है, उसे हम फोर फीचर कहते हैं। वो भी सरकार की रेगुलर इनकम है। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बात बहुत लोग सुनते नहीं, पता नहीं क्या समझते हैं, तो उसमें भी पेनल्टी लगा देती है फिर कोर्ट, इसको भी हम रेगुलर इनकम मानते हैं। ठीक है बेटा। अब एक आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज स्पेशल असेसमेंट। ये स्पेशल असेसमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी मैं आपको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो, स्पेशल असेसमेंट यानी कि आपका एक घर था जिसकी वैल्यू थी बेटा कुछ 50 लाख रुपए, ठीक है, 50 लाख रुपीज इसकी वैल्यू थी। अब क्या हुआ, 50 लाख रुपए थी, सरकार का एक प्रोजेक्ट आया और उन्होंने सामने ना, तुम्हारे घर के जस्ट सामने एक मेट्रो लाइन निकाल दी। तो बेटा जो मेट्रो लाइन होती है ना, उसके आसपास की प्रॉपर्टीज की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मेट्रो उसी लाइन पे होती है जो सबसे शहर का हैवी रूट होता है, जहां पे बहुत लोग जाते हैं, बहुत ट्रैफिक होता है ना, वहां पर मेट्रो बनाई जाती है, यानी कि मेन इलाकों पे बनाई जाती है। ठीक है। तो ये मेट्रो का स्टेशन जस्ट तुम्हारे घर के सामने था, ये सामने बना दिया तुम्हारे घर के जस्ट सामने, ऑटोमेटिकली इस 50 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई भाई साहब 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। अब सरकार ये बोलती है, क्यों बे, ये जो 50 लाख का तेरे को फायदा हुआ, ये तेरी वजह से हुआ कि मेरी वजह से हुआ? बेटा मैं मेट्रो नहीं लाता ना तो अभी भी 50 लाख में पड़ा होता। मेरी मेट्रो के खर्चे करने की वजह से तेरे को 1 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो बेटा इसमें छोटा सा हिस्सा निकाल के रख देना, ठीक है, नहीं तो वाट लगा दूंगा। तो ये सरकार ना ऐसा ही बोलती है कि भैया तुम्हारे वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ी है, हमारे काम की वजह से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है, तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी बड़ी है उसमें से एक छोटा हिस्सा हमारा भी कमीशन लगना। अब तुम लोग को लग रहा होगा क्या वसूली है यार, ये गवर्नमेंट यार हर चीज में टांग अड़ा देती है, जहां देखो वहां पे भाई साहब इसको पैसा चाहिए, वसूली जैसा ही भाई साहब ये काम पूरा, जहां पर तुम्हें फायदा होगा सरकार अपना, अरे हमें भी तो दो, हमें भी तो घर के बच्चे की तरह नहीं होते, आप कोई भी सामान लोगे हमें नहीं दोगे, सबसे पहले आ जाते हैं। तो सरकार ये स्पेशल असेसमेंट यानी कि किसी प्रोजेक्ट से अगर तुम्हें फायदा होगा तो उस फायदे का एक छोटा सा हिस्सा मांगेंगे। दिस इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट, यानी कि इट रेफर्स टू अ पेमेंट मेड बाय द ओनर
ऑफ दी दोज प्रॉपर्टीज whose value has appreciated, यानी कि बढ़ गई है, ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट एक्टिविटी करी, उससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो उसका हिस्सा आपसे चार्ज करते हैं। इफ वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी नियर अ मेट्रो स्टेशन हैज इंक्रीज्ड, देन अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज रिकवर्ड फ्रॉम ओनर सच प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट के केस में आपसे पैसा लिया जाता है। ठीक है बेटा, समझ आया? ये हमारे कुछ रेवेन्यू रिसीट्स के नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू थे। ये देखो, मैं चार्ट पे वापस ले आता हूं तुम्हें, तो शायद तुम्हें और बेहतर समझ आ जाएगा। देखो मैंने क्या समझाया, रेवेन्यू रिसीट समझाया, जिसमें टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स समझाया, और इंटरेस्ट, फीस, प्रॉफिट डिविडेंड्स, लाइसेंस, पेनाल्टीज, फाइन्स, एसटीज, गिफ्ट, ग्रांट्स, फॉरफीचर और स्पेशल असेसमेंट भी मैंने समझाया। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, इसके आगे एक और चीज की। देखो अब क्या नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास के, हाँ डिफरेंस देख लो, डिफरेंस देखो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के बीच में। टैक्स रेवेन्यू क्या है, ये सम टोटल है, किससे मिलता है, सारे टैक्सेस और अदर ड्यूटीज से। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जो टैक्स को छोड़ के बाकी सारे रिकरिंग इनकम होती है, उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। रिसीट्स विच आर नॉन टैक्स, जो नॉन टैक्स है, गवर्नमेंट के दूसरे सोर्स ऑफ इनकम जो टैक्स को छोड़कर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। फिर आता है ये कंपलसरी पेमेंट होता है, ये कंपलसरी है, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि आप मना कर दो कि वो नहीं होता, बिल आया लेके आपने खाना खा लिया, बिल आया, नहीं बिल नहीं चाहिए, रहने दो हम ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई साहब, बिल तो पे करना ही पड़ेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, इट इज नॉट अ कंपलसरी पेमेंट। नॉन टैक्स रेवेन्यू कंपलसरी पेमेंट नहीं है। हेलमेट लगाओगे तो कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सरकार की कोई सर्विस इस्तेमाल करोगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी भाई साहब। कहीं अगर कुछ दुर्व्यवहार करोगे, लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान नहीं करोगे, तो आपको देना पड़ेगा, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नो डायरेक्ट बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार को देखो, प्रॉब्लम जो है ना, तुमने पापा लोगों से सुना होगा और देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन से सुना होगा कि टैक्स पे करना समस्या नहीं है, टैक्स पे करने के बाद भी सरकार से 1 रुपए का फायदा नहीं मिलता उस पे। इस बात की समस्या है कि मैं साल का 15 लाख रुपए टैक्स देता हूं, तो 15 लाख की जगह मुझे 15 रुपए का भी फायदा नहीं होता, मुझे इंडिविजुअली नहीं होता, कलेक्टिवली रोड पे घूम रहा हूं, ये सब कर रहा हूं, तो रोड टैक्स भी तो दे रहा हूं, तो उसका क्या, मुझे मतलब कोई इंसान 15 लाख नहीं देता टैक्स, मैं 15 लाख रुपए टैक्स दे रहा हूं, तो सेम बेनिफिट्स मिल रहे हैं हम दोनों को। ऐसा क्यों? इसीलिए बिजनेसमैन होता है या पापा लोग होते हैं, वो बड़ा चिढ़ जाते हैं टैक्स के मामले में। तो देखो, नो डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, टैक्स पे करना आपकी जिम्मेदारी मानी गई है, भले उसका आपको फायदा मिले या ना मिले। ऐसा प्रॉमिस नहीं होता है कि आप टैक्स पे करो तो आपको फायदा मिलेगा, ना ना भाई, आपने टैक्स पे, आपकी जिम्मेदारी थी वो। ठीक है, समझ आया? इट इज पेड एक्सचेंज ऑफ सर्विस रिसीव्ड। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है बेटा, आप कोई सर्विस लेते हो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, तो आपने एक सर्विस ली ना, आप उसका पैसा पे कर रहे हो। कोर्ट फीस, आपने कोर्ट की सहायता ली, आप उसकी फीस पे कर रहे हो, तो सर्विस के अगेंस्ट में आप पैसा देते हो, तो यहां पर आपको फायदा मिलता है, वहां पर आपको नहीं मिलता। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी वगैरह, और ये इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड फीस। फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। चलो बेटा, रेवेन्यू रिसीट तुमने समझ लिया, अब कैपिटल रिसीट समझ लो। वैसे तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैंने अभी बताया था कि कैपिटल नेचर के वो रिसीट्स जो कि रोज रोज आपको इनकम नहीं देते, और इनकम जब भी देते हैं तो उससे क्या होता है बेटा, आपकी या तो लायबिलिटी बढ़ जाती है या एसेट कम हो जाता है। देखो क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल रिसीट्स यानी कि वो पैसा आया जिसने या तो क्रिएट किया लायबिलिटी या रिड्यूस कर दिया किसी एसेट को सरकार के। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग होता है, यानी कि बार बार नहीं होता, लगातार नहीं होता, और नॉन रूटीन इन नेचर है, यानी कि रोजाना नहीं होता, नॉर्मली आप इस चीज को नहीं करते हो, कभी कभार होता है ये, या तो इससे लायबिलिटी बढ़ेगी या फिर आपका एसेट कम हो जाने वाला है। कुछ मैं इसके एग्जांपल बताता हूं ये कैसे होता है। बेटा देखो, कैपिटल रिसीट्स के एग्जांपल क्या है, सबसे पहला उधार मांग लेना। बेटा उधार मांगने से क्या होता है, बोरोइंग से क्या होता है, उधार मांगने से आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। आपके पास पैसा तो आ जाएगा लेकिन आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि आपने जनता से पैसा मांग लिया, ओपन मार्केट से मांग लिया पैसा, आपने आरबीआई से पैसा मांग लिया, आपने किसी फॉरेन की गवर्नमेंट से पैसा मांग लिया, जैसे कि यूएस, इंग्लैंड, स्पेन, किसी और गवर्नमेंट से आपने पैसा मांग लिया। ठीक है, आपने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ बोल रहा हूं, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इनसे अगर आपने पैसा मांग लिया तो ये सब भी तो उधार है, चुकाने हैं ना। अभी आपके तो पैसे हैं नहीं अभी, लेकिन आ गए आपके पास, तो इसको रिसीट कंसिडर किया जाता है। लेकिन कैसी, कैपिटल रिसीट, लायबिलिटी बढ़ गई। बेटा रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन यानी कि अभी आपने उधार मांगा है,
दूसरी जगह पे आपने किसी को उधार दिया था, वो उधार आप वापस मांग रहे हो, दोबारा ले रहे हो, किसी को लोन दिया था उसको रिकवर कर रहे हो, तो इससे हमारे क्या होते हैं बेटा, इससे हमारा एसेट कम हो जाता है, इससे हमारा एसेट कम हो जाता है। तो रिडक्शन इन एसेट कैसे हो रहा है बेटा, रिकवरी ऑफ लोन होकर। आप जब अपना लोन वापस ले लेते हो तो ये भी एक तरह का क्या है बेटा, पैसा आ गया, कैपिटल रिसीट मानी जाती है, ठीक है। दूसरा केस देखो, उसके बाद आता है अदर रिसीट्स। और क्या सोर्सेज हैं जिससे कि पैसा आएगा आपके पास और आपका तो एसेट कम हो जाएगा या लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। सबसे अच्छा पॉइंट है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि बेटा ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपने रिसेंटली देखा होगा एयर इंडिया के साथ। एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया गया, यानी कि टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसको ये एयर इंडिया फ्लाइट का जो पूरा काम है वो पूरा सेल कर दिया गया। यानी कि एयर इंडिया एक गवर्नमेंट एयरलाइंस थी जो चल नहीं पा रही थी, तो उसको किसको बेच दिया गया, टाटा को बेच दिया गया, ठीक है। ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्ट करना यानी कि पैसे लगाना, डिसइन्वेस्ट करना यानी कि बेच देना और पैसे निकाल लेना। तो सरकार ने अपनी कंपनी बेचकर पैसा निकलवा लिया, पैसा ले लिया, पैसा आया, कैपिटल रिसीट है। लेकिन कैसा हुआ, एसेट कम हो गया बेटा, कंपनी चली गई ना, एसेट्स कम हो गए। या तो आप अपनी कंपनी को शेयर बेच दो या कंपनी ही बेच दो, इसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं बेटा। पैसा तो आ जाता है लेकिन एसेट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, समझ आया। और दूसरा है स्मॉल सेविंग्स। बेटे स्मॉल सेविंग्स क्या होता है, बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं। आपने सुना होगा मम्मी पापा दादा दादी को कहते हुए कि पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करा दो, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लो, है ना, या फिर कोई पेंशन स्कीम ले लो। इसमें क्या होता है, जनता अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करा देगी, यानी कि सरकार को दे देगी, सरकार उस पैसे का इस्तेमाल करती है, उसको थोड़ा बहुत ब्याज देती है और रिटायरमेंट के बाद वो पैसा आपको वापस लौटाती है। तो बेसिकली सरकार की जिम्मेदारी बढ़ रही है, सरकार की लायबिलिटी बढ़ रही है जनता का पैसा, पर रखा हुआ किसके पास है, सरकार के पास रखा हुआ है। ये पेंशन्स जो होती हैं वो क्या होता है, आप जब सर्विस दे रहे होते हो, आप जब काम कर रहे होते हो, तब तक वो पैसा कलेक्ट करती है सरकार आपकी सैलरी में से, और जब आप रिटायर हो जाते हो वही पैसा आपको वापस लौटाती है, आप ही का पैसा। तो होता क्या है, सरकार आपका पैसा संभाल के रखती है, तो उसकी जिम्मेदारी होगी ना, तो लायबिलिटी है, सरकार का नहीं, आपका पैसा है, दोबारा उसको लौटाती है आपके रिटायरमेंट के बाद या कुछ समय बाद। इससे एक तरह का लायबिलिटी माना जाता है। तो ये क्या है बेटा, ये कोई भी चीज रोज नहीं होती। आप रोज कंपनी नहीं बेचते, ना लोन को रोज रिकवर करते हो, ना लोन रोज मांगते हो, ऐसा अगर रोज नहीं होता है, ये कभी कभार होता है बेटा, इसलिए कैपिटल रिसीट्स कंसीडर करे जाते हैं, ठीक है। ये इसके बीच में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो डेबिट क्रिएटिंग एसेट, डेट क्रिएटिंग एसेट एंड नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट, या नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, नॉट एसेट्स, गलती से बोल दिया मैंने, डेट क्रिएटिंग वर्सेस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल बताऊं, ऐसा पैसा आया जिसने मेरा कर्जा बढ़ा दिया, उसे मैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट कहता हूं। जिसको पैसा आया लेकिन उससे मेरा कर्जा नहीं बढ़ा, उसे मैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स कहता हूं। अब इसमें देखो कर्जा कहां बढ़ रहा है, यहां बढ़ रहा है, यहां बढ़ रहा है, ठीक है, यहां पर मेरा कर्जा बढ़ रहा है। तो देखो स्मॉल सेविंग्स हो या बोरोइंग्स हो, यहां पर मेरा कर्जा बढ़ रहा है, तो देखो क्या हुआ, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। एग्जांपल्स जैसे कि नेट गवर्नमेंट ने कैसे कर्जा बढ़ा लिया, नेट बोरोइंग्स, बोरो कर लिया तो इनके ऊपर कर्जा बढ़ गया, तो ये क्या हुआ, डेट क्रिएटिंग आपकी कैपिटल रिसीट्स हो गई। नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट आपकी कैपिटल रिसीट्स क्या हुआ बच्चे, देखो डिसइन्वेस्टमेंट, कर्जा नहीं बढ़ा, एसेट भले ही कम हो गया लेकिन पैसा आया ना। इसमें भी क्या हो रहा है, रिकवरी ऑफ लोन में एसेट कम हो गया लेकिन पैसा आ रहा है ना, तो क्या हो गया बच्चे, ये देखो एग्जांपल क्या है, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि ऐसा पैसा जिससे कर्जा बढ़ता है उसे डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट कहते हैं, जिससे कर्जा नहीं बढ़ रहा है उसे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, ठीक है बच्चे। चलो अब ये मैंने टोटल आपको पूरी इनकम के बारे में बता दिया। देखो ये क्या है बेटा, लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती इसमें, ना आपका एसेट कम होता है, नहीं लायबिलिटी नहीं बढ़ती ना एसेट कम होता है। इसमें क्या हो रहा है बच्चे, ना आपकी लायबिलिटी बढ़ती है और उसके साथ साथ एसेट भी कम हो जाता है कैपिटल रिसीट्स के अंदर और रेवेन्यू रिसीट के अंदर। उसके बाद देखो ये रेकरिंग नेचर की है, ये नॉन रेकरिंग नेचर की है, इरेगुलर है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि रोजमर्रा की इनकम होगी, ठीक है। फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ड्यूटी नहीं है आपको दोबारा पे करने की, पैसा आ गया वो आपका ही है। यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पे आपकी ड्यूटी होती है, आपको लौटाना भी पड़ेगा, है ना, अगर आपका कर्जा है तो आपको लौटाना भी पड़ सकता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स ये रहे, इसके कुछ एग्जांपल्स ये रहे, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है बेटा। अब जब ये टोटली मैंने रिसीट्स की बात कर ली, टोटल जो इनकम की बात कर ली, अब सरकार की सारी इनकम मैंने आपको बता दी है, अब सरकार के सारे खर्चों के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा ध्यान से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखिएगा, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि रोजमर्रा के सरकार के खर्चे जो नॉर्मल काम करने पे हो जाते हैं, जिसमें ना ही कोई एसेट बढ़ता है ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है, ये होता है आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है बेटा, रेकरिंग होते हैं, बार बार होते रहते हैं, और ना ही कोई एसेट कम हो रहा होता है, एसेट बढ़ रहा होता है, ना ही आपकी लायबिलिटी कम हो रही होती है बच्चे, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर व्हिच नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट neither causes any reduction in the liability of the government। ये कैसे एग्जांपल है बेटा, जैसे कि मान लो सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी बांट देना, सरकारी एम्प्लॉयज को पेंशन दे देना जब वो रिटायर हो जाए, डिफेंस सर्विसेज में पैसा खर्चा करना। आप अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो आपको मेडिकल जो दवाइयां होती हैं वो फ्री में मिल जाती हैं, 10-10 रुपए में आपका इलाज हो जाता है। तो ये जो फैसिलिटीज हैं, इसको पैसा कहां से मिलता है, डॉक्टर को 10 रुपए मिलता है क्या, सरकार बदले में पैसा देती है। तो ये जो है ना, ये आपके रोजमर्रा के सरकार के खर्चे हैं। एम्प्लॉयज को सैलरी बांटना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, लोगों को पेंशन बांटना, लोगों की हेल्थ केयर सर्विसेज पे पैसा खर्चा करना, एजुकेशन पे पैसा खर्चा करना, ग्रांट सब्सिडीज पे पैसा खर्चा करना बेटा, है ना, और ऐसे लॉ एंड ऑर्डर पे पैसा खर्चा करना, इन ऑफिसेस को चलाना रोजमर्रा का खर्चा होता है। तो दिस इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि रोजमर्रा का सरकार का खर्चा जो कि नॉर्मल एक्टिविटीज में होता रहता है, ठीक है, समझ आया। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं जो रोजमर्रा का खर्चा नहीं है लेकिन बड़े बड़े खर्चे हैं, या तो इससे एसेट बनेगा या इससे लायबिलिटी कम होगी, इसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर व्हिच आइदर क्रिएट्स एन एसेट और कॉजेज इन द रिडक्शन ऑफ अ लायबिलिटी। या तो लायबिलिटी कम हो जाएगी सरकार की या एसेट बढ़ जाएगा। कैसे हो सकता है, जैसे कि मान लो किसी सरकार ने बोला मेट्रो बना दो दिल्ली में, दिल्ली में अगर मेट्रो बनाई, खर्चा हुआ, बहुत सारा पैसा लगता है मेट्रो बनाने में, लेकिन क्या एक मेट्रो एसेट है, वो बन गया, क्रिएट हो गया, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया सर, एसेट है। फ्लाईओवर बना दिया, फ्लाईओवर बना दिया, क्या हो गया बच्चे, फ्लाईओवर बना दिया तो एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, ठीक है, समझ आया, एसेट बढ़ गया। तो ये क्या होता है बच्चे, ये इस तरीके से रोज नहीं होता है, रोज फ्लाईओवर नहीं बना रहे हो, रोज मेट्रो नहीं बना रहे हो, लेकिन एक एसेट बिल्ड हो रहा है, ठीक है। देखो अब एक और एग्जांपल से समझ लो, क्या बोल रहा है बच्चे, इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी थ्रू एक्सपेंडिचर ऑन लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक मेट्रो एंड फ्लाईओवर्स। एग्जांपल, लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ रोड, फ्लाईओवर्स, फैक्ट्रीज, परचेज ऑफ मशीनरी और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। जैसे मान लो एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि सर लायबिलिटी कम कैसे हो रही है। मान लो आपने कोई उधार लिया था, आपने सोचा इस उधार को मैं चुका देता हूं, मेरा खर्चा हो गया ना, एक्सपेंडिचर है, मैंने पूरा लोन दे दिया, लेकिन मेरी लायबिलिटी कम हुई कि नहीं, मेरा कर्जा कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये रोज आप लोन नहीं चुकाते हो, आप कभी कभार अपना लोन चुकाते हो, उसके हिसाब से देखोगे तो ये आपका खर्चा है और आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाती है। तो आप इन शॉर्ट अगर इस चीज पे आओ वापस चार्ट पे, तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको यही चीज बोली थी बेटा, दिस इज लाइक योर होल पूरे चैप्टर का 80% क्रस्ट, 70-80% क्रस्ट आपका यही है पूरे चैप्टर का। रिसीट्स जो कि लायबिलिटी और एसेट में कोई चेंज नहीं लाता और रोजमर्रे का होता है, ये सारे आपके पास रहा, नॉन टैक्स, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, फलाना ढिमका, ऐसे कई सारी चीजें। कैपिटल रिसीट्स क्या है, जिससे एसेट आपका कम हो सकता है, लायबिलिटी बढ़ सकती है, नॉन रिकरिंग है, रोज नहीं होगा, उधार रोज नहीं मांगते, रिकवरी ऑफ लोन रोज नहीं करते, ना ही अदर रिसीट्स यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट या स्मॉल सेविंग्स, ठीक है। बजट एक्सपेंडिचर यानी कि रोजमर्रा के खर्चे कौन से हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि पेंशन देना, गवर्नमेंट सैलरीज बांटना, हेल्थ सर्विसेज पे खर्चा करना, ग्रांट्स देना, सब्सिडीज देना, इंटरेस्ट पेमेंट करना। क्या होता है, सरकार को बेटा इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है। इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि सरकार ने जो लोन लिया ना, उसके बदले में लोन दिया है या लोन लिया है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना। आपने अगर लोन लिया है तो आपको ब्याज भरना पड़ेगा, और ब्याज तो हर महीना भरना पड़ता है। तो ये क्या है, रोजमर्रा के आपके खर्चे हैं। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि इससे या तो कोई एसेट बढ़ेगा या लायबिलिटी कम हो जाएगी, और ये रोज नहीं होता है, ये कभी कभार होता है। जैसे कि एसेट बढ़ गया, मेट्रो बना दी, मेट्रो में खर्चा हुआ लेकिन एसेट बना, आपने लोन पे कर दिया अपना, तो क्या हुआ, कर्जा कम हो गया लेकिन आपका खर्चा हो गया। तो इसकी तरह से ये पूरा का पूरा चार्ट आपका एक मतलब रामबाण इलाज है, मान लो आप, ठीक है। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं, अगर आपने इस पूरी इस चार्ट का अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब देखो मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, आगे की बात समझते हैं कि इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। चलो एक छोटा सा पॉइंट और समझ सकते हो चाहो तो, दैट इज
एक आपका डिफरेंस। ये क्या है बेटा, नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी। डिफरेंस देख लो दोनों में, खर्चों में क्या है, ये ना कोई एसेट बनाता है ना कोई लायबिलिटी में कोई चेंज होता है। इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, एसेट भी बनता है और लायबिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, ये क्या है बेटा, नॉर्मली मतलब रेकरिंग रोज आपके खर्चे हो रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज में खर्चे हो जाते हैं। इसमें मेनली कोई एक्विजिशन, या तो आप कोई एसेट खरीदते हो या कोई लायबिलिटी कम करते हो, तभी जाके ये चेंजेस होते हैं, तभी जाके ये खर्चे होते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा, ये रेकरिंग है, ये क्या है बेटा, नॉन रेकरिंग है। एग्जांपल ये रहे, एग्जांपल ये रहे। डिफरेंसेस आप लोग पढ़ लिया करो क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को अच्छा बता देता है। ठीक है बच्चे, चलो एक एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो। कैटेगराइजेशन ऑफ बजट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। सरकार कितना हिस्सा कहां से कमाती है और सरकार अपने पूरे पैसे को कितने हिस्सों में खर्चा करती है, उसका एक सर्कल है। जैसे कि सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहां से आता है, देखो सरकार के पास 34% पैसा उधारी से आता है। तुम देख रहे हो 100% अगर सरकार की इनकम है तो उसमें से 34% सरकार उधार लेती है। कितना अच्छा चार्ट है। इनकम टैक्स से 15% इनकम आती है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनी जो टैक्स पे करती है वो 15% पे करती है, जीएसटी और अदर टैक्स से 17% टैक्स मिलता है सरकार को, 17% उनके पास पैसा आता है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी से 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 2% और नॉन टैक्स रिसीट से 6%। नॉन टैक्स रिसीट्स यानी कि जो आपके चालान वालान जो मैंने बताया था ना, एस और स्पेशल असेसमेंट, उससे 6% आपका पैसा आता है सरकार के पास। और खर्चे कहां कहां होते हैं, देखो 20% खर्चा होता है जो ये उधार लिए ना इसके ब्याज पे करने में। 34% जो आपने उधार लिया इसका इंटरेस्ट पे करोगे 20%, कितनी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, दूसरी चीज पेंशन में खर्चा होता है, कितना, 4% पेंशन में खर्चा होता है। ठीक है, कुछ और दूसरे खर्चे होते हैं उसमें 8% खर्चा होता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे कि राशन, आप राशन कार्ड बनवाते हो तो ऐसे कई सारी आपको सरकार को वो करना पड़ता है ना, ऐसे बहुत सारी पॉलिसी चलाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, स्कीम्स को चलाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, सब्सिडीज के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। डिफेंस में 8% जाता है। ठीक है, सेंट्रल सेंटर स्कीम्स कि भैया सेंट्रल सेंटर स्कीम्स, क्योंकि भाई कोई स्कीम है जो सेंट्रली आपकी चल रही है उस पर 17% खर्चा होता है। फाइनेंस कमीशंस एंड अदर ट्रांसफर्स कि भैया और कोई आपको फाइनेंस करना हो, कोई पैसा देना हो, किसी को उधार देना हो, कुछ भी करना हो तो वो आपका 9% जाता है। ठीक है, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी 18% आपको राज्यों को देना पड़ता है और ऐसे पूरा सर्कल बनता है। तो आप देखोगे कितना पैसा कहां से आता है और कितना पैसा कहां को चला जाता है, ये आपको अच्छी खासी इमेज बनाकर देता है। ठीक है बच्चे, समझ आया। अब जरा समझिएगा डेफिसिट बजट और बैलेंस बजट और सरप्लस बजट के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस, बहुत सिंपल है। देखो जब आपकी इनकम और जब आपका खर्चा बराबर हो, इससे हम क्या कहते हैं बेटा, बैलेंस्ड बजट कहते हैं। यानी कि आपकी इनकम है 100 और आपका खर्चा भी है 100, उसे क्या कहते हैं, बैलेंस्ड बजट कहते हैं। यानी कि जितना आपने कमाया उतना आपने खर्चा कर दिया। तो बैलेंस बजट एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसीट इज इक्वल टू एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार का खर्चा और सरकार की इनकम अंदाजा, उसे क्या कहते हैं, बैलेंस बजट कहते हैं। सरप्लस कब होगा बच्चे, जब आपके सरप्लस यानी कि जब आपका रिसीट ज्यादा हो, यानी कि आपका रिसीट यानी कि भारीपन किधर है, आप कमा रहे हो भाई साहब, आप कमा रहे हो 150 और आप खर्चा कर रहे हो मात्र 100, तो ये क्या हुआ, ये सरप्लस हो गया आपका। सरप्लस हो गया कितना, 50 आप ज्यादा कमा रहे हो, एक साइड 150 है एक साइड 100 है तो 50 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो आपने अगर 50 रुपए ज्यादा कमाया तो ये आपका क्या हो गया बेटा, सरप्लस बजट हो गया। यानी कि आप ज्यादा कमाओगे खर्चा कम करोगे। और इसका उल्टा केस, यानी कि आपने मात्र मान लो कि आप 100 रुपए ही कमा रहे हो लेकिन आप खर्चा 150 कर रहे हो, तो दिस शोज कि आपके पास एक डेफिसिट बजट है, कि आपको उधारी लेनी पड़ेगी इसको पूरा करने के लिए, कि आप कमा 100 रहे हो लेकिन खर्चा 150 करते हो। ठीक है, ये क्या हुआ, एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसीट इज लेस देन एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चे, समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आई होप ये तुम्हें क्लियर होगा। फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी, अब आते हैं इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इससे तुम्हें क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे बोर्ड्स में, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और एक आध में तुम्हें क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिससे कि तुम्हें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है बेटा, अब आता है मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, कि गवर्नमेंट के कुछ कमियां क्या है, कैसे कमी पड़ जाती है, उसको कैसे निकालते हैं। तो देखो बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर व्हाट,
ओवर द एस्टिमेटेड रेवेन्यू, यानी कि आपने जो अंदाजन जो आपने खर्चे करने वाले हो वो ज्यादा होने वाले हैं आपकी इनकम से, तो आपके पास पैसा कम पड़ने वाला है। तो इसको कैसे निकाला जाता है? जनरली बजटरी डेफिसिट को अपन बोलते हैं टोटल खर्चे माइनस टोटल इनकम। आप जितने खर्चे करने वाले हो, यानी कि मान लो 100 आप खर्चे करने वाले हो और कमाओगे कितना 80, तो 20 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो वो क्या हो गया बेटा? डेफिसिट हो गया, यानी कि हमारी कमी हो गई। हम इसको 3 प्रकार से निकालते हैं, 3 चीजों से निकाल सकते हैं। 3 तरह के हमारे पास डेफिसिट होते हैं बजटरी डेफिसिट में। पहला, इसमें 3 क्यों होते हैं सर? कुछ ना कुछ तीनों बताते हैं, तीनों का उद्देश्य अलग अलग होता है, तीनों अलग अलग चीज को दर्शाते हैं। देखो, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। एक एक को पढ़ते हैं, फॉर्मूला मैंने सामने रख रखा है वैसे तो, लेकिन अपन एक एक को पढ़ते हैं और समझते हैं बताता क्या है। देखो, सबसे पहले चलते हैं और रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात करते हैं। देखो, हमारे पास जी रेवेन्यू डेफिसिट, अबे चालू क्यों नहीं हो रहा बे? मूव क्यों नहीं हो रहा? हाँ देखो, अब हो गया। देखो चलो जी, रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न्ड विद द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के रेगुलर खर्चे और सरकार की रेगुलर इनकम। देखो, मैंने रेवेन्यू बजट तुम्हें सिखाया था, तो उसमें क्या था? सरकार की रोजमर्रा की इनकम, सरकार की रोजमर्रा के खर्चे, इनके बीच में होने वाला कमी को हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। यानी कि एक फिस्कल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में रोजमर्रा के खर्चे माइनस रोजमर्रा की इनकम, वही इनकम जो आप टैक्स से या फिर आप वो पढ़ के आए थे ना अभी, एस्चीट से या फिर फाइन से या ये पेनल्टीज से जो लेते थे रोजमर्रा की इनकम, माइनस रोजमर्रा के खर्चे। ठीक है, इनके बीच में जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं तो आपको ये रेवेन्यू डेफिसिट मिलता है। ये क्या दर्शाता है पता है? कि सरकार अपने रोजमर्रा की इनकम से अपने रोजमर्रा के खर्चे भी पूरा नहीं कर पा रहा, यानी कि अपने खुद के रेवेन्यू से सरकार इनसफिशिएंट है काम करने के लिए। सरकार अपने रोजमर्रा की इनकम से रोजमर्रा के खर्चे भी नहीं निकाल पा रही। ये तो वाली बात हो गई कि एक आदमी घर आता है 100 रुपए कमा के और 200 रुपए खर्चा कर देता है, तो सरकार मतलब एक आदमी अपना खुद का घर नहीं चला पा रहा है, तो उस पर कैसा भरोसा किया जाएगा? तो ये क्या दर्शाता है बेटा? ये दर्शाता है आपका इनएबिलिटी। सरकार की इनएबिलिटी को दर्शाता है कि सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही है, अपने रोजमर्रा की इनकम से रोजमर्रा के खर्चे पूरे नहीं कर पा रही है। रोज 100 रुपए कमा रही है और खर्चा 200 कर रही है, तो जनता क्या बोलती है? बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बताता है कि सरकार की एफिशिएंसी कितनी है। तो कितना अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिसेविंग। अब बेटा कमी पड़ गई है, पैसे कम पड़ रहे हैं, तो क्या करोगे? उधार मांगोगे। और क्या करोगे? पैसा तो बचेगा नहीं, उधार मांगोगे। कहीं ना कहीं से तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना, उधारी में भी पैसा चुकाना तो पड़ता है। तो आपने अगर 100 खर्चा किया और 80 कमाया तो 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना। आप बचत कर नहीं रहे हो और सेविंग से पैसा निकाल निकाल के पे कर रहे हो। तो ये एक इंसान की मतलब सरकार की इनएबिलिटी को शो करता है। गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट थ्रू बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। या तो कंपनी बेचकर, गवर्नमेंट कंपनीज को बेचकर ये कर्जे को चुकाया जाता है, या तो सरकार उधार लेती है इस कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, इस कमी को पूरा करने के लिए तो सरकार अपनी कंपनी बेचती है या उधार मांगती है, जो कि एक बहुत बड़ी गंदी सिचुएशन मानी जाती है। ठीक है बेटा, समझ आया। और फ्यूचर में अगर आपको कभी लोन लेना होगा तो उससे प्रॉब्लम होगी। ऑलरेडी आपके ऊपर कर्जा है तो आप कैसे कर्जा उठाओगे? और ठीक है, समझ आया। अब इसके 2 ही उपाय हैं, या तो आप कर्जा कम कर दो तो आपका जो कमी है वो कम हो जाएगी। यानी कि मान लो अगर आप 100 रुपए खर्चा कर रहे थे और 80 रुपए कमा रहे थे तो 20 रुपए कम पड़ रहे थे ना। एक काम करो, 100 मत खर्चा किया करो, 80 खर्चा किया करो या उससे कम किया करो। तो 80 कमाओगे तो 80 खर्चा कर पाओगे, है ना। 80 कमाओगे 80 खर्चा कर पाओगे, या फिर 60 ही खर्चा करो और 80 कमाओ तो 20 रुपए बच भी जाए, हाँ या ना। तो अपने खर्चों को कम करो या फिर ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमाओ। 2 ही उपाय है। ये तो सर घर वाली बात हो गई। मम्मी बोलती है ना कि जब तुम्हें बड़े हो जाओगे ना तब करना ये सारे ऐश, या तो खर्चे कम कर दो या तो पैसा ज्यादा कमाओ। फिर स्वाभाविक सी बात तो यही होती है ना। समझ आया? क्लियर है? तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताए? सरकार की इनएबिलिटी को बताता है। ठीक है बच्चे, समझ आया? चलो अब आते हैं अपन आगे। ये याद रखना, इसका फॉर्मूला याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रोजमर्रा के खर्चे और रोजमर्रा की इनकम के बीच का डिफरेंस क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब आ जाओ समझो किसको बेटा? फिस्कल डेफिसिट को। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है।
मेजरली तुम्हें यही सवाल पूछा जाएगा, नहीं तो तुमसे रेवेन्यू डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट भी पूछा जा सकता है, वो छोटे हैं, थोड़ा सा बड़ा ये है। देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल खर्चे और टोटल इनकम के बीच का डिफरेंस। वहां तो हम रोजमर्रा की इनकम और रोजमर्रा के खर्चों की बात कर रहे थे, यहां पे रोजमर्रा की इनकम और जो कभी कभार होने वाली इनकम, यानी कि कैपिटल रिसीट हो या रेवेन्यू रिसीट हो, दोनों जगह से जो पैसा आता है उसका टोटल, और रोजमर्रा के खर्चे और कभी कभार होने वाले खर्चे दोनों का टोटल, यानी कि टोटल खर्चे माइनस टोटल इनकम। लेकिन एक इसमें एक थोड़ा सा क्लिक है, वो क्लिक क्या है बेटा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, उधारी हटा दो। जो भी रिसीट्स बेटा पैसा आता है उसमें से एक पैसा ये भी तो होता है कि आप उधार मांगते हो, कैपिटल रिसीट होती है ये, आपको मालूम है, मैंने बताया था अभी। जैसे सरकार आरबीआई से पैसा ले लेती है, सरकार किसी फॉरेन कंट्री से पैसा ले लेती है, तो सरकार जो उधार मांगती है ना, सिर्फ बस उसको इंक्लूड मत करना इस रिसीट में, बाकी सारी चीजें इंक्लूड करो। टोटल एक्सपेंडिचर में तो सारे खर्चे जोड़ लो, सारे पैसे जोड़ लो, बस जो उधार लिया है उसको मत जोड़ना। इसका लॉजिक क्या है वो मैं अभी समझाऊंगा, अभी 2 मिनट बाद तुम्हें, ठीक है। जैसे कि मैं एक चीज तुम्हें बताता हूं, देखो अगर मान लो तुम्हारे टोटल खर्चा था, मान लो तुम आईफोन खरीदने जा रहे हो, है ना, मान लो तुम आईफोन खरीदने जा रहे हो, है ना, आईफोन खरीदने जा रहे हो, आईफोन था भाई साहब 80,000 रुपए का, 80,000 रुपीज का आईफोन था, तो तुम्हारा टोटल खर्चा कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ बच्चे, टोटल एक्सपेंडिचर तुम्हारा हो गया 80,000। टोटल तो तुम खर्चा कितने करने वाले हो, 80,000 करने वाले हो ना, लेकिन तुम्हारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, मात्र 50,000 रुपए, यानी कि तुम्हारी क्या है, टोटल रिसीट्स मान लेता हूं मैं, मान लो तुम्हारी टोटल इनकम है, इतना ही तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, इतना ही तुम्हारे पास पैसा है, टोटल रिसीट्स तुम्हारी इतनी है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, है ना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कितने की कमी है तुम्हारे पास, कितने की कमी है तुम्हारे पास, टोटल कमी है भाई साहब, तुम्हारे पास जो डेफिसिट है, कमी जो है वो कितनी है, वो है भाई साहब 30,000 रुपए की, 30,000 रुपए की तुम्हारे पास कमी है। तो सरकार में भी ऐसा ही होता है, सरकार में भी ऐसा होता है, सरकार के सारे टोटल खर्चे, सरकार की सारी टोटल इनकम को क्या किया अपन ने, माइनस कर दिया, 30,000 रुपए बचे हैं, ये क्या है, फिस्कल डेफिसिट, यानी कि जो कमी है उसको बताता है। पर सर आपने बोला था ये बोरोइंग्स वाला कंसेप्ट क्या होता है, बोरोइंग्स वाला कंसेप्ट यानी कि ये बोलता है बेटा अभी तुम्हें फोन खरीदने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, 30,000 रुपए की जरूरत है, हाँ या ना, तो उधार कितना मांगोगे, 30,000, यानी कि तुम कितना बोरो करोगे, तुम बोरो करोगे भाई साहब इतना ही, यानी कि 30,000 ही तुम बोरो करोगे, हाँ या ना, है ना। और जैसे ही मैं बोरो करता हूं, और जैसे ही मैं बोरो करता हूं, ये बोरिंग्स किस में दिखती हैं, इस टोटल रिसीट्स में दिखती हैं। अगर ये बोरिंग्स इस टोटल रिसीट में दिखेगी तो ये 50,000 नहीं, ये 80,000 दिखेगा, और 80,000 दिखेगा तो हमारे कमी तो जीरो दिखने वाली है ना। मान लीजिए मैं अब ये बोलूं कि इसमें अगर बोरिंग्स में इंक्लूड कर दूं तो कितना हो गया, टोटल मेरे खर्चे हैं भाई साहब 80,000, और बोरोइंग्स भी रिसीट का पार्ट होती है, तो मेरा रिसीट भी कितना दिख रहा है बेटा, रिसीट भी मेरा 80,000 दिख रहा है। तो इसको तो मेरे को पढ़कर ही समझ आ रहा है कि मेरे पास तो कमी है ही नहीं, मेरे पास तो कमी है ही नहीं, मेरे पास तो कमी ही नहीं है, मेरे पास तो कोई उधार की कमी, मतलब मेरे पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा तो काम बढ़िया चल रहा है। अरे काम बढ़िया तब चल रहा है जब तुमने 30,000 रुपए उधार ले लिए हैं, उधार ले लिए। तो एक्चुअल कंडीशन क्या बताता है, फिस्कल डेफिसिट वो कंडीशन बताता है कि आपको उधार कितना लेना है, इसलिए आपको बोरिंग्स को एक्सक्लूड करना पड़ता है। समझ आया? अगर मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा तो मुझे एक्चुअल में कितना पैसा कम पड़ रहा है ये मैं नहीं देख सकता, ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। मुझे उधार कितना चाहिए उसी को निकालने के लिए ये फिस्कल डेफिसिट बनाया जाता है। कि ये क्या बताता है, देखो द एक्सटेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज इंडिकेटर ऑफ हाउ फार द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज बियॉन्ड इट्स मींस, कि कितना और पैसा लगेगा इस खर्चे को पूरा करने के लिए, कितना पैसा कम पड़ रहा है मेरे पास, कितना पैसा कम पड़ रहा है जिसके बाद मुझे उधार लेना पड़ेगा इसको पूरा करने के लिए। तो बोरोइंग्स इसलिए अलग लिखी जाती हैं। आई होप कि तुम कंसेप्ट समझ पाए होगे। इसको हम बेटा अलग अलग तरह के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है कंसेप्ट सेम ही, बस आप मिक्स मैच करते रहोगे। देखो कैसे, देखो सबसे पहला फॉर्मूला तो क्या था, टोटल खर्चे माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये तो तुम पढ़कर आए अभी। टोटल खर्चों को टोटल रिसीट से माइनस कर दो। अब एक काम करो, टोटल खर्चों को खोल दो। टोटल खर्चे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लो एक काम करो, ये देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही तो होता है टोटल एक्सपेंडिचर। तो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस खोल दिया इसको।
टोटल खर्चों को दो हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि दो ही होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। लो खुल गया, माइनस, यहां भी माइनस करा था, अब टोटल खर्चों को भी दो हिस्से में बांट दो, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट। तो देखो क्या हुआ, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट टोटल हो गया, ये टोटल रिसीट्स हो गई आपकी, है ना। और एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स तो है, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स तो है। तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस उसको खोल दिया मैंने, हाँ है ना। ये इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल हो जाएगा, बस इतनी सी बात है और कुछ है नहीं, ठीक है। इसको और तरीके से भी देखा जा सकता है। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अभी तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बेटा ये रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या था, रोजमर्रा के खर्चे यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रोजमर्रा की इनकम यानी कि रेवेन्यू रिसीट, इनका डिफरेंस, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या कहलाता है, रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो अब मैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इधर माइनस है, रेवेन्यू रिसीट है, तो क्या मैं ये भी कर सकता हूं कि रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं, यानी कि देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर की दोनों चीजों को साथ में ले आया मैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिसीट से माइनस कर रहा हूं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल रिसीट से माइनस कर रहा हूं, तो एक ही तो बात है, बस मैंने क्या इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया और कुछ नहीं किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। अभी दोनों अलग अलग चीजें साथ में थी, दोनों खर्चे साथ में थे, दोनों इनकम साथ में थी, अब मैंने क्या किया, दोनों रेवेन्यू नेचर की चीजें साथ में कर दी, दोनों कैपिटल नेचर की चीजें साथ में कर दी, तो क्या मिला मुझे ये फॉर्मूला मिल गया, सिंपल। और एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स तो है, बोरिंग्स तो एक्सक्लूडिंग ही है, ठीक है, समझ। और दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज देखना बेटा, अब मुझे बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला है, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस आगे की पूरी लाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, सेम ही तो बात है, सेम ही तो बात है। तो चार दिखने में फॉर्मूला है पर है सेम ही, है सेम ही। वो आपको बस इतना सा बताता है कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी गई हो तो किन को जोड़ना है, किन को हटाना है, बस उस चीज के लिए बनाया गया है, ठीक है बेटा, समझ आया, क्लियर है। फटाक से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अभी देखो, आगे देखो ये क्या बताता है, इसके क्या इंप्लीकेशन है, क्या असर डालता है। देखो ये एक डेट ट्रैप में फंसा देता है हमें। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, एक ऐसे विशियस साइकिल में हमें फंसा देता है, एक ऐसे सर्कल में फंसा देता है जो जिससे कि देश बाहर ही नहीं निकल पाता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, देखो क्या होता है, आप अगर उधार लेते हो, सरकार अगर उधार लेती है तो उधार में प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको उधारी का पैसा चुकाना है, पर आपको इंटरेस्ट भी चुकाना होता है। आपको क्या करना पड़ता है बेटा, इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करनी पड़ती है। तो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट द प्रॉब्लम बट ऑल्सो द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज भी भरना है, वो भी दिक्कत है। और ब्याज का पेमेंट करने के लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाने पड़ते हैं, यानी कि मान लो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, तो उस वजह से क्या हो रहा है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और खर्चे अगर रेवेन्यू नेचर के बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा, जो भी अपन पढ़ के आए, मतलब सरकार की इनएबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या हो रहा है बेटा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या हो रहा है, इससे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ब्याज बढ़ गया, ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है, वो पे नहीं कर पा रहे, तो भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो चीज होती है ना, आपको इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि रेवेन्यू नेचर की चीज है, बार बार इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट करके अपन ने पॉइंट पढ़ा था जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा तो डेफिसिट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनकम तो बढ़ नहीं रही है, इतना कमा नहीं रहे, लेकिन खर्चे करे जा रहे हो, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, खर्चे होते जा रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। और रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप और उधार लोगे, इस खर्चे, इस डिफरेंस को कैसे तय करोगे, आप और बोरो करोगे और पैसा उधार लोगे, और क्या होगा, वैसे ही कर्जे में है और कर्जे में आ गए, और ये होता है डेट ट्रैप, यानी कि इतना लोन्स, इतने कर्जे में डूब जाना कि आप उससे कभी बाहर ही ना आ पाओ। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश सबके साथ हो चुका है, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान सबके साथ हो चुका है। जो आप पढ़ते हो ना किससे, ये डेट ट्रैप होता है, और कई सारे देश फंसाते भी हैं डेट ट्रैप के अंदर, बहुत सारे छोटे छोटे देशों को। ये होता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आता है इन्फ्लेशन। क्या होता है बेटा, हमारे देश में जब हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, सरकार अगर खर्चा ज्यादा कर देती है तो क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है, हर आदमी के पास पैसा आता है और हर आदमी फिर खर्चा करना चालू करता है, जिससे महंगाई हो जाती है। समझ आया। अब इसको रोकने के लिए क्या करता है, आरबीआई ज्यादा करेंसी और प्रिंट करता है, और प्रिंट करता है,
ठीक है, जिससे कि अगर खर्चे हो रहे तो उसको मीट करने के लिए आप पैसा पे कर सको, है ना। या तो आपको वो प्रिंट करके देगा पैसा, या फिर क्या करेगा बच्चे, या तो फिर पैसा ही छीन लेगा जिससे कि आपकी महंगाई रुक जाए, है ना। तो यही कुछ दो कंसेप्ट को फॉलो करता है, या तो ज्यादा नोट छाप दो जिससे कि हर एक इंसान के पास पैसा और आ जाए जिससे कि वो महंगाई को पूरा कर पाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम आरबीआई टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट, आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट। भाई कमी को अगर पूरा करना है तो क्या करोगे, कमी को पूरा करना है तो क्या करोगे, और नोट छाप दो, यही तो बोल रहा है। पर वो क्या करता है, और प्रॉब्लम होता है इससे कि भैया और नोट छापने से मनी सप्लाई और बढ़ता है और महंगाई और बढ़ती चली जाती, कंट्रोल होती नहीं है, महंगाई और बढ़ती चली जाती है, महंगाई कंट्रोल होती नहीं है। तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, फॉरेन डिपेंडेंसी। अगर आपके पास कर्जा है, आपके पास वो गैप है, खर्चे ज्यादा हो गए, तो आप फॉरेन कंट्रीज से पैसा मांगोगे या फॉरेन बैंक से पैसा मांगोगे, तो क्या होता है, हमारी फ्यूचर ग्रोथ भी हैम्पर होती है। सरकार के ऊपर इतना बर्डन हो जाता है कि वो ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाती, ना ही खुल के काम कर पाती है, तो इनका ना पूरा जिंदगी खराब हो जाता है, ठीक है बेटा। समझ आया, ये फिस्कल डेफिसिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्लियर बच्चे, समझ आया। अब इसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, दो ही चीज, या तो उधार मांग लो, पब्लिक से मांग लो, बैंक से मांग लो, किसी चीज से मांग लो, उधार ले लो, तभी आप कमी को पूरा कर सकते हो, या ज्यादा नोट छाप लो, ज्यादा नोट छाप दो। ज्यादा नोट छापोगे जिसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है, ज्यादा नोट छापोगे इससे महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन ये कहा जाता है कि बोरो कर लो, बेटर ऑप्शन ये माना जाता है कि उधार ले लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि उधार तो चुका दोगे, महंगाई को कंट्रोल करोगे तो अर्थव्यवस्था वैसी खराब हो जाएगी। ये दो तरीके होते हैं जिससे कि आप फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर सकते हो या उसको भर सकते हो बेसिकली, ठीक है। समझ आया बच्चे, क्लियर है। दो चीजों के बीच में डिफरेंस देख लो, इट शोज द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसीट्स, फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डिसीट क्या बताता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, ठीक है। ये क्या बताता है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को बताता है कि सरकार को कितना उधार लेना पड़ेगा इस कमी को पूरा करने के लिए। और ये क्या बताता है, सरकार की इनएबिलिटी को शो करता है कि सरकार ढंग से काम नहीं कर पा रही, ठीक है बेटा। फटाक से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, हो गया। अब देखो लास्ट पार्ट पे आते हैं जिसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। बेटा ये बहुत ही सिंपल चीज है और ये बहुत ही अच्छी चीज को भी बताता है, कैसे, थोड़ा ध्यान से सुनना बस इस बात को। देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या है बेटा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब तुम्हें फिस्कल डेफिसिट अच्छे से याद है, इसको कैसे निकालते हैं अपन, टोटल खर्चे, है ना, टोटल आपके खर्चे, एक्सपेंस माइनस टोटल आपका रिसीट्स, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, है ना, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, है ना, समझ लेना इसको, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब लेट्स से आपके टोटल खर्चे थे 130 और आपकी टोटल इनकम थी 100, बचा कितना, 30 बचा, तो 30 इज योर व्हाट, फिस्कल डेफिसिट। तो आप उधार कितना मांगोगे, आप बोरो भी कितना करोगे, बोरो भी आप कितना करने वाले हो बेटा, 30 करने वाले हो, ये आपको पता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, 30, मतलब कमी आपको 30 की पड़ गई और ये इतना ही आपको उधार लेना पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, दोनों बराबर होते हैं तो दोनों इक्वल हो गए। अब मुद्दे की बात यह है कि जब हम कुछ खर्चों की बात करते हैं, टोटल खर्चों की बात करते हैं, तो उसमें हम कुछ पुराने लोन जो हमने लिए हुए हैं, सरकार ने जो पुराने लोन लिए हुए हैं, उन खर्चों में एक खर्चा यह भी होता है कि आप ब्याज कितना देते हो, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी कि आप ब्याज कितना देते हो, यह भी हमारा एक खर्चा होता है। अब मान लीजिए इस 30 रुपए में, इस 30 रुपए के खर्चे में एक खर्चा यानी कि इंटरेस्ट का भी है, जो कि इंटरेस्ट का खर्चा है बेटा आपका कितना बच्चे, इंटरेस्ट का खर्चा है आपका कुछ, इंटरेस्ट का खर्चा है आपका कुछ, मान लीजिए 10 रुपए, 10 रुपए आप ब्याज का देते हैं। तो बचा यानी कि फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट में से जो ये 20 रुपए बचेंगे, ये आपका प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। यानी कि आपके पास जो कमी 30 रुपए की पड़ रही थी, उस 30 रुपए की कमी में 10 रुपए वो हटाओ जो पुराने लोन के हैं, पुराने लोन के ब्याज के हैं, क्योंकि यह हमें बताता है कि हमारे कमी में कितना कितना परसेंटेज ब्याज का भी है, कि ब्याज के वजह से भी हमें उधार लेना पड़ रहा है, ये इस चीज को भी बताता है। अब मैं एग्जांपल से बताता हूं दूसरे, मान लो किसी जगह पर लिखा हुआ है फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग्स, दोनों में से कुछ भी लिख दो, है ना, कोई भी चीज लिखी होगी, आपको एक ही चीज माननी है, या फिस्कल डेफिसिट लिखा हो या बोरोइंग लिखा हो, आपको एक ही चीज माननी है, ठीक है। मान लो फिस्कल डेफिसिट है 100, कि 100 रुपए की हमें कमी पड़ रही है और 100 रुपए हम उधार ले रहे हैं, और आपका जो ये इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट्स भी आपके कितने बेटा 100,
आपको 100 रुपए ही ब्याज देना पड़ता है, तो मतलब 100 रुपए की कमी है और 100 रुपए ब्याज देने पड़ रहे हैं, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ बेटा? 0। यानी कि ये कंडीशन क्या शो करता है पता है? आप जो कमी पड़ रही है, आप जो उधार ले रहे हो ना, वो आप अपने ब्याज को पूरा करने के लिए, ब्याज को पे करने के लिए उधार ले रहे हो। ये देखो, बोरो करते हैं 100 रुपए और इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी करते हैं? 100 रुपए। यानी कि आप ब्याज के लिए ही उधार ले रहे हो। तो ये ऐसी कंडीशन को बताता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो दिस शोज कि आप टोटल उधार में से माइनस करते हो कि आप कितना पुराने लोन का ब्याज देते हो, और बचा हुआ पैसा, यानी कि मान लो 30 रुपए उधार लिया आपने और 10 रुपए आपने ब्याज के इसमें से माइनस कर दिए, तो एक्चुअली में आपने 20 रुपए खर्चा किया एक्स्ट्रा। एक्चुअली में आपने 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा किया। ब्याज तो पुराने लोन का है, वो तो देना ही पड़ेगा, तो ओवर कितना खर्चा कर दिया आपने? 20 रुपीज ओवर खर्चा किया है। ये एक्चुअल कंडीशन को बताता है, और आपको एक्चुअली में उधार के लिए कितना पैसा लेना पड़ेगा उसके लिए भी बताता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन उससे पहले एक प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के बीच में डिफरेंस जान लो। देखो, क्या ये फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच का डिफरेंस होता है? ये क्या होता है? टोटल खर्चे और टोटल बोरिंग्स के बीच का डिफरेंस होता है, जिसमें भी खर्चे आपके ज्यादा होते हैं एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। ठीक है, समझ आ गया? आपके खर्चे और इनकम के बीच का डिफरेंस है बोरिंग्स को एक्सक्लूड करके। इट इंडिकेट्स दी टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट, ये टोटल सरकार को कितने पैसे की जरूरत है बोरो करने की उसको बताता है। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये क्या बताता है कि आपके पास कितना पैसा उधार आपको चाहिए टोटल इनकम और टोटल खर्चों के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, मतलब उस खर्चों को पूरा करने के लिए। कुछ इसका फॉर्मूला ऐसा और इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है जो आप आगे पढ़ चुके हो। अब मैं आपको 2023-24 का एक क्वेश्चन करवाता हूं, जहां पर हमारे पास दो क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बेटा, अभी रिसेंट ईयर्स का है। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपको निकालना है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है क्या जी? फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला आप ये लिख सकते हो, अपने पास ऑप्शंस कौन से? अपने पास 3-4 तरह के फॉर्मूले थे। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, एक अपने पास ऑप्शन ये है। यहां पर देख लो एक बार, यहां पर क्या ऑप्शन है? रेवेन्यू रिसीट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, बहुत बढ़िया। रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है, ऑलरेडी डेफिसिट दिया हुआ है। तो मैं एक फॉर्मूला ये लगा सकता हूं, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस, रेवेन्यू डेफिसिट कैसे बनता है? रेवेन्यू खर्चे माइनस रेवेन्यू रिसीट्स को मिलाकर बनता है, उसको माइनस करके बनता है। तो ऑलरेडी मुझे एक चीज पता चल चुकी है। अब मैं क्या करूंगा? कैपिटल खर्चों को माइनस करूंगा कैपिटल की रिसीट से, है ना, कैपिटल की रिसीट से, और एक्सक्लूड कर दूंगा बोरोइंग्स, एक्सक्लूड बोरोइंग्स, एक्सक्लूड बोरोइंग्स। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, ध्यान से देखना। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है मेरे पास? 10 रुपए, तो लो भैया 10 रुपए लिख दिया, देखो ये रखा। अब दूसरा देखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? देखो ये रहा मेरे पास 15 रुपए, तो प्लस कर दिया मैंने यहां पर 15 रुपए। ठीक है, अब मेरे पास आया कैपिटल रिसीट, जिसमें से मुझे बोरिंग्स हटानी होंगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इधर आया अपने पास कैपिटल रिसीट, लेकिन क्या लिखा है इसमें? नॉन डेट क्रिएटिंग। सर, नॉन डेट क्रिएटिंग यानी कि मतलब ऐसा पैसा आना जो उधारी ना बढ़ाए, ऐसा पैसा जो उधारी ना बढ़ाए, ऐसा पैसा जो उधारी ना बढ़ाए, ऐसा पैसा जो उधारी ना बढ़ाए, यानी कि ये वो पैसा है जो कि एसेट बेच के आपके पास आया है, जिससे आपका कर्जा नहीं बढ़ा। आपको याद हो तो मैंने सिखाया था, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स और एक नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या था? आप उधार लेते हो, लायबिलिटी बढ़ जाती है। ये क्या है? डेट क्रिएटिंग है कि नॉन डेट क्रिएटिंग है? नॉन डेट क्रिएटिंग का मतलब ही है कि इसमें बोरोइंग्स इंक्लूडेड ही नहीं है। ये वो है जो बोरोइंग्स के अलावा आपके पास पैसा आया, यानी कि दो तरीके से आपके पास कैपिटल रिसीट्स आती हैं, या तो लायबिलिटी बढ़ाकर या एसेट को बेचकर, है ना। ये वाला पैसा एसेट को बेचकर लिखा हुआ है, ये वाला सिर्फ एसेट को बेचकर जो पैसा मिला है उसको लिखा हुआ है। उधारी वाला इसमें कोई अमाउंट नहीं इंक्लूडेड है। उधारी वाला अमाउंट के लिए क्या आता है वैल्यू? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। यहां पर क्या है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। आई होप ये तुम्हें समझ आया होगा। इसका वैल्यू कितना है? अच्छा, इसका वैल्यू दिया नहीं है। इट इज 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट कितना है? 20, तो इसका 50% कितना होगा? 10। तो मतलब कितना हुआ बेटा? 10 हो गया, 50% इसका वैल्यू। ठीक है, और इसमें से ऑलरेडी बोरोइंग्स है नहीं, तो क्या किया? 10 + 5 दैट गिव्स यू फिस्कल डेफिसिट 15, यानी कि 15 आपका 15 करोड़ जो है आपका फिस्कल डेफिसिट है बेटा।
ठीक है, 15 करोड़ इज योर फिस्कल डेफिसिट। उसके साथ साथ एक बार अब आप प्राइमरी डेफिसिट भी निकाल लो। प्राइमरी डेफिसिट यू ऑलरेडी नो, तो प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, है ना, इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब इसको कैसे निकालोगे? देखो, फिस्कल डेफिसिट आई ऑलरेडी नो दैट इज 15 करोड़ माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स का लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है 4, ठीक है, माइनस कर दिया 4, दैट मींस 11 करोड़। कितना बेटा? 11 करोड़ मेरा क्या है? प्राइमरी डेफिसिट है, ठीक है। ये ब्याज हटाकर जो पैसा मुझे उधार लेना है, जो मेरे पास कम पड़ गया, वो 11 करोड़ रुपए मैंने एक्स्ट्रा खर्चा किया है, उसको बताता है। आई होप ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही बस इस चैप्टर को अच्छे से देखकर तुम्हें जो कंसेप्ट क्लैरिटी हुई, आई एम सो हैप्पी कि तुमने पूरा चैप्टर वीडियो एंड तक देखा। और ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं और कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आपको बताते हैं कि रियल लाइफ में सरकार कैसे काम कर रही है, इकोनॉमीज कैसे काम करती है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर बताना, ठीक है बेटा। आई होप कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।